भावांजलि के मंच पर मैं अंजलि सिफर आज एक बहुत ही खास शाम आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। साहित्य जगत में ये नाम बिल्कुल भी परिचय के मोहताज नहीं है और इससे पहले कि मैं सादा से शब्दों को कविता या कहीं की तुकबंदी की ओढ़नी का सहारा लेकर सजाऊं, उनके स्वागत के लिए मैं स्क्रीन पर करना चाहूंगी आदरणीय सूरज प्रकाश जी का स्वागत तहे दिल से। और मूल रूप से अनुवादक और कथाकार, जिनके लेखन में है बेहद विस्तार। 60 कहानियों, 200 बाल कहानियों के अलावा उपन्यास भी लिखे हैं 4। प्रेमचंद कथा सम्मान, सारस्वत सम्मान, आशीर्वाद सम्मान, महाराष्ट्र राज्य अकादमी और गुजरात राज्य अकादमी के सम्मानों पर पाया है जिन्होंने अधिकार। संपादन, अनुवाद, शोध मिलाकर 39 पुस्तकों के रचयिता सूरज प्रकाश जी का स्वागत करते हुए आज हूं मैं हर्षित अपार और देना चाहती हूं आपको जन्मदिन की बधाई बारंबार बारंबार बारंबार। शुक्रिया अंजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब मित्रों को भी धन्यवाद जो इस समय सुन रहे हैं और देख रहे हैं। जी, हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। कमेंट मुझे अभी सिर्फ अजायब सिंह सर का नजर आ रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे जैसे साथी कमेंट करते जाएंगे मैं उन्हें स्क्रीन पर लाती जाऊंगी, जिससे आप भी उन्हें पढ़ सकेंगे। तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं, कमेंट करने में यदि दिक्कत हो तो आप यूट्यूब ऐप पर जाइएगा, वहां से दिक्कत नहीं होगी, और सब्सक्राइब कीजिएगा, वो भी एक दिक्कत हो सकती है। तो बहुत रोमांचित हूं मैं आज की शाम को लेकर एंड नर्वस भी हूं। ये मेरा दावा है और वादा है कि आज की इस मुलाकात के बाद आपकी जिंदगी में, आपकी सोच में यकीनन कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। क्योंकि मैंने जब इनकी पुस्तकों को पढ़ा और खास तौर पे इस कार्यक्रम के लिए, तो मेरी सोच में बहुत बहुत बदलाव आया। तो मैं कुछ आपके साथ साझा करना चाहूंगी कि मूल रूप से कथाकार और अनुवादक हैं, और इन्होंने, जैसे मैंने बताया, कि अनुवाद किए हैं। इनकी शोध आधारित किताब है लेखकों की दुनिया, जो कि मेरे पास है, और आप देख सकते हैं इसकी जो पहली प्रति है, हस्ताक्षरित पहली प्रति, वो मुझे मिली है। कहाँ चले गए वो कीमती हस्ताक्षर, आप देख सकते हैं। तो इसकी पहली प्रति जो है वो मेरे नाम थी, लेखकों की दुनिया। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो मैं आपसे साझा करना चाहती थी कि गुजराती से 7 और अंग्रेजी से 7 पुस्तकों के अनुवाद किए हैं। एन फ्रैंक की डायरी, एनिमल फार्म, चार्ली चैपलिन की आत्मकथा और चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा, इनकी कुछ उल्लेखनीय अनुदित कृतियां हैं। और सम्मानों का उल्लेख मैं कर चुकी हूँ अपनी छोटी सी तुकबंदी में। और ये आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में है उम्र भर देखा किया। ये एक मस्ट रीड पुस्तक है और बहुत सी बातें हम इससे भी आज साझा करेंगे। और इसके अलावा ख्वाबगह, ये उपन्यास मैं दावा करती हूँ कि आप एक ही सिटिंग में पढ़कर उठेंगे, तो भले चाहे कुकर में दाल जले या भले कुछ भी और काम बाकी हो, लेकिन आप इसे एक ही सिटिंग में पढ़ने वाले हैं। ख्वाबगह ये बहुत ही चर्चित उपन्यास आदरणीय सूरज जी का रहा है। और ये एक पुस्तक आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, लहरों की बांसुरी तथा अन्य कहानियां, बहुत बहुत चर्चित इनकी कहानियां इसमें शामिल हैं, प्रतिलिपि पर भी हैं, और बहुत से रिकॉर्ड तोड़ती हैं आदरणीय सूरज जी की कहानियां। और एक और इनका बेहद उपन्यास चर्चित हुआ, नॉट इक्वल टू लव, जो मैं अभी सर से कह रही थी कि वो शायद मेरा कहीं कोई ले गया है और मुझे मेरी अलमीरा में हो नहीं सकता था कि ना मिले। तो उनका भी आभार जो ले गए हैं, कृपया पढ़कर वापस कर दीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले मैं अपने प्रश्नों का सिलसिला शुरू करूं। हमारे साथ जुड़े हैं रिंकी कुशवाहा जी, नूतन मिश्रा जी, और सिद्धुक 85 आईडी से जुड़े हैं मीरा मिश्रा जी, गंगाराम शर्मा जी, मुमताज अजीज नागा जी, मीरा सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरी तरफ से भी स्वागत। जी, मैं कमेंट्स ऊपर लाती रहूंगी सर, आप पढ़ सकते हैं उनको।
बात शुरू करते हैं अनुवाद से, क्योंकि समय की मैं थोड़ी सी चोरी करना चाहती हूँ, समय कम है, बातें ढेर सारी हैं। बीए में सुबह 6 से 9 की क्लास, उसके बाद ऑफिस, और 6 बजे के अंग्रेजी पीरियड के अनुवाद की प्रैक्टिस चल रही थी। उसमें सूरज जी ने टीचर की बात नहीं मानी, पहले ही थोड़ी सी पोल खोल रही हूँ। और ये एक अनुवाद का बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि ऐसा क्या हुआ था कि आपने टीचर की जो सेंटेंसेस को नोट करने की बात नहीं मानी थी, और उसका क्या एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, वो साझा कीजिए हमारे साथ। बहुत पुरानी बात है, शायद 40 साल पहले की। सुबह 6 बजे का पीरियड था अंग्रेजी का, और 10 वाक्य दिए गए हिंदी के अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए, और 10 वाक्य अंग्रेजी के दिए गए हिंदी में अनुवाद करने के लिए। उन्होंने पहले अंग्रेजी के वाक्य बोले, और फिर हिंदी के वाक्य बोले, और फिर एक एक से उनका अनुवाद पूछा। पहले वो पूछ रहे थे अंग्रेजी के वाक्य बोलिए, फिर उसका हिंदी अनुवाद बोलिए, या फिर हिंदी का वाक्य बोलिए, अंग्रेजी का अनुवाद बोलिए। जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने कहा कि पहले मूल वाक्य बोलिए, फिर अनुवाद बताइए। तो मैंने अनुवादित वाक्य ही लिखे थे, मूल वाक्य नहीं लिखे थे, दोनों भाषाओं के। मैंने कहा कि मैंने ना तो हिंदी के वाक्य लिखे, ना अंग्रेजी के लिखे हैं। अरे, मैंने कहा मैं अनुवाद, सीधे अनुवाद ही लिखा है और अनुवाद किया है। तो हैरान हुए। उन्होंने टेस्टिंग के लिए, जांच करने के लिए 4-5 वाक्यों के अनुवाद दोनों भाषाओं के पूछे, और सारे सही थे। वो हैरान हो कि ऐसे कैसे बीए के विद्यार्थी ऐसे कैसे कर सकता है। ये मेरी शुरुआत थी अनुवाद की। और फिर वो मेरी कॉपी ले गए, और अगले दिन का जो पूरा पीरियड था अनुवाद को लेकर था कि ऐसे भी अनुवाद किया जा सकता है, और अनुवाद में जब उतरते हैं, आप उससे जुड़ते हैं, तो ऐसे रिजल्ट आते हैं। तो मैं शुरुआत मानता हूँ इस वाक्य को, इस प्रसंग को, कि मैं इस फील्ड में आया और जिंदगी भर अनुवाद करता रहा, चाहे नौकरी के लिए भी और अपनी पसंद के लिए भी। यहाँ मैं एक छोटी सी बात और जोड़ दूं। मैं नौकरी के लिए दिन भर अनुवाद करता था, और मैंने जिंदगी में लगभग 50,000 पन्नों का अनुवाद किया होगा। अरे बाप रे, 50,000! नौकरी के लिए, रोजी रोटी के वो लिए, सिर्फ घर नौकरी चलाने के के लिए, लिए? बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर बनाने के लिए, और बाकी अनुवाद बाद में किया, जो 14 किताबें आपने गिनाई। मैं मानता हूं कि अनुवाद 2 किस्म का होता है। एक सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, जो घर चलाता है, क्या जो बात है। बच्चों की पढ़ाई कराता है, और उस अनुवाद को कोई पढ़ता नहीं है। दूसरा अनुवाद होता है शाम के 5 बजे से सुबह 10 बजे तक, जिसमें पैसा नहीं होता लेकिन नाम होता है। जो मैं करता था और जो आप तक पहुंचा है, वो 50,000 पन्ने का अनुवाद आप तक नहीं पहुंचा है, 14 किताबों का पहुंचा है। तो शुरुआत वहीं से हुई थी। क्या बात है। तो ये अनुवाद की इस तरह की 2 किस्में तो मुझे लगता है हम पहली बार सुन रहे होंगे। मेरे दर्शक भी सहमत होंगे। और आप रिंकी कुशवाहा जी का एक कमेंट देख पा रहे हैं, बड़ा खतरनाक सा कमेंट है ये। कुछ पोल मैं भी आपकी जानती हूँ सर जी, तो जरूर खोलिएगा रिंकी जी। अभी नहीं, आप बिल्कुल मेरे साथ थोड़ी देर बाद, ठीक है चलिए। अब तो सर से परमिशन भी मिल गई है, तो आपके भी यदि कोई प्रश्न है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो हम आप सब साथ साथ हैं, मैं सिर्फ स्क्रीन पर आपका एक प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। तो बहुत से लोग जुड़े हुए हैं सर, आप देख पा रहे हैं। इस बीच के अस्थाना जी जुड़े हैं, रिंकी कुशवाहा जी थी, राजेश कुमार जी हैं। तो क्या बात है। तो आगे अगर मैं बढ़ूं तो आप छंद मुक्त लिखते हैं, कविताएं आप कम लिखते हैं, और जो भी लिखते हैं वो छंद मुक्त लिखते हैं। लेकिन साहित्य में जो आपकी एंट्री हुई थी, वो एक छंदबद्ध कविता से हुई। क्या मैं सही हूँ? आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कहीं भी अगर गड़बड़ हो तो वो बताइए कि कब और कैसे एंट्री हुई आपकी साहित्य जगत। वो एक दुर्घटना थी। हमारे शहर में एक सहयोगी कविता संकलन निकाला जाना था 1971 के युद्ध के बाद। उसके लिए मैं कविता लेकर गया, और संपादक ने नहीं 16 मात्रा वाली कविता चाहिए। तो मुझे 16 मात्रा की कविता नहीं मालूम थी, तो उन्होंने ये नहीं चलेगी, आप फलाने अध्यापक जी के पास जाइए और वो आपकी कविता ठीक कर देंगे।
मैं 2-3 चक्कर काटे तो उन्होंने उस कविता के आधार पर एक नई कविता तैयार की जो मेरी कविता से बिल्कुल अलग थी। जो जी छंद, उनको खाली 16 मात्रा का छंद मालूम था, तो वो 16 मात्रा की कविता मेरे नाम से छपी, पहली कविता सहयोगी संकलन में, और डॉक्टर राम जी। कुमार वर्मा ने उसका लोकार्पण किया था। अब मैं क्या कहूं कि मेरी कविता है भी सही है नहीं। तो उसके बाद कविताएं लिखना छूट ही गया। भाई भैया मैं नहीं निर्वाह कर सकता, ये छंदबंद मुझे नहीं आते, और मैं जो कहना चाहता हूँ वो छंद में नहीं बनता, और जो छंद में बनता मेरी बात नहीं होती, तो वो वो वही मैं रह गई। कहना नहीं चाहता। क्या बात है। और मुझे लगता है कि अगला प्रश्न भी कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा ये हुआ है कि ममता जी बात कर मनसाय रही हैं, मनसाय वंदना इंस्टीट्यूट। चौबे। जी। जब तक वंदना समाप्त चौबे नहीं, जी। जब तक समाप्त नहीं होती, हाँ ये तो है। वो कह रही हैं कि आपकी जो भी कहानियां पढ़ती चली जाती हूँ जब तक समाप्त नहीं होती। तो वंदना जी, वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम शिप। मुझे लगता है कि अमूमन सबके साथ यही होता होगा, अनलेस कि बिल्कुल ही जलने की सुगंध ना आने लग जाए किचन से। तो यह एक छोटा सा उदाहरण देना, छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि मेरी जी कहानी सर। की वजह से लोगों की पूजा छूट गई, खाना छूट गया। एक व्यक्ति ने शिकायत की, मेरी बीवी ने 3 बार खाना गर्म करके दिया, मुझे नहीं मिला आखिर में, और मुझे भूखे रहना पड़ा। आपकी कहानी के चक्कर में मुझे भूखा रहना क्या पड़ा। बात है। बड़ा खूबसूरत इल्जाम है सर ये। तो और मैं ये बात कर रही थी कि अगला प्रश्न भी मेरा शायद इसी आपके उससे जुड़ा है, कविताओं से, कि सूरज प्रकाश सागर मुझे कहीं पढ़ने को मिला था आपका ये उपनाम, लेकिन उसके बाद फिर आपने उसे हटा दिया। तो ये कविताएं कैसे हट गई लगा तो और कैसे हटा? हुआ क्या, जब मैंने सूरज प्रकाश सागर के नाम से कविताएं लिखनी शुरू की, बीए में, मैंने 12वीं में था मैं, तो मेरे साथी कवि ने पूछा सागर या सागर। मुझे मालूम नहीं था सागर 2 होते हैं, कौन कौन से सागर होते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। अरे कमाल है, तुम सूरज प्रकाश सागर हो और तुम्हें मालूम नहीं सागर कौन कौन से होते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक प्याला होता है शराब का और एक समंदर होता है, आप कौन से हैं? तो आप कौन से हैं? मैंने कोई भी नहीं हो, छोड़ दिया, नाम वहीं पर छूट गया, और उसके बाद सागर सागर वहीं रह गए और हम आगे आ गए। विजय जी कह रहे हैं कि सूरज को सुनना हमेशा ऊर्जा से भर देता है। अच्छा जी लगा, यकीनन, धन्यवाद। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं सर, मैं कोशिश कर रही हूँ सबके कमेंट्स मैं आपको दिखाती रहूंगी। तो आप देख पा रहे होंगे डियर फ्रेंड्स कि कुछ भी, सूरज जी से आज हम जितनी बातें करेंगे ना, आप चाहें तो हर बात से कुछ ना कुछ अपने लिए उसमें से आप निकाल सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। तो आगे बढ़ती हूँ मैं। और मुझे पता नहीं कि मैं जस्टिफाई कर पाऊंगी आज के इतने कीमती समय को जो सर ने मुझे दिया है। तो बढ़ती हूँ आगे की, कभी पढ़ाई के लिए नौकरी और कभी नौकरी के लिए पढ़ाई, मैंने यही पढ़ा था आपकी पूरी जीवनी जब पढ़ी। तो इसके बीच आपने कविता के लिए जगह कैसे बनाई? उस समय पे शुरुआत में आपने कविताएं लिखी थी, फिर कहानियों पे आए। सबके साथ होता है ये, आर्थिक संकट सबके साथ होते हैं कि कभी पढ़ाई के लिए नौकरी करनी पड़ती है, कभी नौकरी के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, और ये मेरे साथ भी हुआ। कविताएं बेशक 7वीं क्लास में मैंने लिखनी शुरू कर दी थी। कविताएं क्या है, जो तक बंदी होती थी, और मुझे खुद नहीं मालूम था कविताएं हैं या नहीं है, और स्थानीय अखबारों में छपने भी लगी, लेकिन मुझे कहीं दूर तक नहीं ले जाती थी। और कहानी की जब बात आएगी तो मैंने बहुत देर से लिखना शुरू किया कहानियां, लगभग 35 साल की उम्र में। कविताएं वहीं 20-22 साल की उम्र में छूट गई थी। उसके बाद मुझे लगा कि मैं कविताओं में अपनी बात नहीं कह पा रहा हूँ, तो मैंने अपने आप को कविताओं से अलग ही कर लिया, और ठीक ही जी। किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हो सके आपके पास हो तो कोई कुछ आपकी क्षणिकाएं बहुत प्यारी प्यारी मैंने पढ़ी थी, खैर उन पर हम बात करेंगे। तो अ, कुछ कमेंट्स भी और आ रहे हैं, मैं आपके सामने रख रही हूँ। रिंकी कुशवाहा जी ने बड़ा प्यारा एक कमेंट दिया है, सागर और सर तो सागर का जो समंदर आपने के, फर्क बताया। समंदर के तो प्याले। कुछ कुछ मैं भी ऐसा सोच रही थी कि आप दोनों ही सागर हैं, तो उन्होंने एक ही सेंटेंस में दोनों चीजों को सुना दिया। वाह, बहुत खूब। तो
जी बिल्कुल, नरेश रुचि भाई के कह रहे पास हैं संस्मरणों का खजाना है, नरेश चंद्रकर। वाह! जी, मेरे बहुत वाक़ई, पुराने दोस्त, वाक़ई। मेरे 30 साल और पुराने उसी में दोस्त। से क्या बात है! उसी में से कुछ गौहर आज हम चुनने वाले हैं। तो एक बात पढ़ते हुए सर मेरे ज़हन में आ रही थी कि आज के दौर का जो लेखक है, जिनमें शायद मैं भी शामिल हूँ, अपनी रचना पूरी होने से पहले ही साझा कर देना चाहता है। वो चाहे फ़ेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या कोई भी ऐसा, कई बार तो सीधा अखबार में। तो ऐसे में आपकी जो पहली कहानी लिखी गई थी, वो 25 बरस बाद प्रकाशित हुई। ये एक बहुत ही अनोखी बात है। तो ये क्या किस्सा हुआ कि 25 बरस बाद वो कहानी प्रकाशित हुई जो सबसे पहले लिखी गई थी? ये भी एक खास बात है। पहले मैं वो बात पूरी करूँगा जो आपने कही कि साझे करने वाली बात। जी। अहमदाबाद की बात है, हमारे घर में गोष्ठी हो रही थी, गोविंद मिश्र जी एक कहानी सुना रहे थे। तो मैं जब उन्होंने पूछा कि कहानी कैसे, तो मैंने यूं ही कहा कि कहानी का अंत अगर ऐसा होता तो कैसा होता। तो उन्होंने कहा तब तुम्हारी कहानी होती, मेरी कहानी ना होती। ये कहानी मेरी है और अंत मेरा होना चाहिए। यही सलाह मैं सबको देना चाहूंगा कि अधूरी कहानी शेयर न की जाए। जी। अधूरी कहानी शेयर करेंगे तो आपके पास 50 कमेंट आएंगे और आपको समझ नहीं आएगा जो आप कहानी में कहना चाहते थे वो कहाँ रह गया। दूसरों के कमेंट हावी हो जाएंगे और आपकी कहानी रह जाएगी। और जहां तक पहली कहानी की बात है, वो कहानी थी रेडियो के लिए लिखी गई थी, अल्बर्ट। और जी। 4 पेज की कहानी थी और एक शराबी की कहानी थी। एक खिलाड़ी था जो खिलाड़ी कोटे में नौकरी मिली, लेकिन उसे क्लर्क का काम दिया जाता था और शराब की शरण में चला गया, और उसकी कहानी थी। जी। मुझे लगा कि मेरे पास बहुत से ऐसे अनुभव हैं शराबियों के जो सामने आने चाहिए, और मैंने कहानी नहीं छपवाई और अच्छे से अध्ययन करके मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया। जी। 25 साल तक मैं उस उपन्यास से जूझता रहा, उस चरित्र से जूझता रहा, उन लोगों से जूझता रहा जो शराब की शरण में चले जाते हैं और आत्महंता हो जाते हैं, शराब जी। उनको पीने लगती है। लेकिन मैं न्याय नहीं कर पा रहा था, और मुझे लगा कि जो चरित्र है मेरे लेखन से बड़ा हो रहा, तो कहानी बिना छपे 25 साल तक रही। 25 क्या साल बात बाद जाकर किसी मित्र ने कहा कि बहुत हो गया, अब छपवा लो। तो 25 साल बाद छपी। अभी भी रेडियो से सुनाई जाती है अक्सर। ये जो 1984 की बात है जब रिकॉर्ड हुई थी, 36 साल बाद अभी भी कहानी रेडियो में सुनाई जाती है। क्या बात है! अनिल खेचर जी बात कर रही हैं, कुछ सभी शर्मा जी बात कर रही हैं, जी। कोई कविता जी, जो बिल्कुल। सुना दे। अरे कविता लिखते हैं मैं। अनिल जी, क्या बात है! जन्मदिन की स्वीकार कर रहा हूँ आपकी शुभकामनाएं। 25 साल बहुत बड़ा अरसा होता है और इस बात से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है कि, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही एडमिट किया कि मैं भी उनमें शामिल हूँ कि आज हम एक चीज़ लिखते हैं और उसे फ़ेसबुक पर पोस्ट कर देना चाहते हैं, तो इतना समय रखना तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो बहुत ही बेहतरीन ये वाक़ई वाक़या रहा। यहाँ एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा। जी। विष्णु प्रभाकर जी ने कहा था कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है ये जानना चाहिए। वाह! इसके क्या दूसरे बात पक्ष है कि क्या क्या छपना है और क्या नहीं छपना है, ये भी हमें क्या मालूम होना नहीं चाहिए। छपना है। वाक़ई सर ये बहुत, बहुत ज़रूरी है। क्या बहुत ही, ये चंद अल्फ़ाज़ में बहुत बड़ी बात है। आप मेरे साथ इत्तेफ़ाक रखेंगे कि क्या लिखना है, ये जानने से भी मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी कि क्या नहीं लिखना चाहिए। वाह! क्या बात! और आगे मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसा कि मैंने अभी बताया परिचय में कि आपके उपन्यासों पर 7 एमफिल और कई पीएचडी हुई हैं, यानी कि लोगों ने डॉक्टर लगाया है आपके उपन्यासों पर शोध करके। तो उन सूरज जी के आगे अभी तक डॉक्टर नहीं लगा। ये क्या राज और क्या खास, और ऐसा क्यों? एक इसके पीछे एक रोचक किस्सा है कि मैं पीएचडी करना चाह जी रहा था। बिल्कुल। विषय था
हिंदी उपन्यासों में असामान्य मनोविज्ञान। पहले तो कोई गाइड ना मिले, बहुत खूबसूरत। जो जो मनोविज्ञान जानते थे हिंदी नहीं जानते, जो हिंदी जानते थे मनोविज्ञान नहीं जानते थे। बड़ी मुश्किल से गाइड मिले, उन्होंने कहा कि आप काम कीजिए, मैं खाली हस्ताक्षर करूंगा। अब जब मैं अब नॉर्मल साइकोलॉजी असामान्य मनोविज्ञान पढ़ने लगा तो मुझे पता चला अध्ययन के बाद कि असामान्य कुछ भी नहीं होता। आप जो भी ऐसी हरकत करते हैं उसे जस्टिफाई कर सकते हैं। उस स्थिति में आप वही करते जो आपके पात्र करते हैं। तो मुझे लगा मैं पागल ना हो जाऊं, मैं कुछ भी असामान्य करूंगा और जस्टिफाई कर दूंगा कि अरे मैंने अपनी तरफ से ठीक किया है, कर लो जो कुछ करना है। तो एक दिन मैंने सारे कागज 200-250 कागज जो लिखे हुए थे, जो किताबें थी, जो नोट्स बनाए थे, सबको आग लगा दी और मेरी पीएचडी पूरी हो गई। वही मेरी पीएचडी पूरी हो गई। और मुझे नहीं मालूम था कि लोग मेरे लेखन पे पीएचडी करेंगे। अच्छा लगता है। ज्यादा खुशी की बात है कि लोग अब शोध करते हैं और पूछते हैं सवाल। तो यही है कि मैं अच्छा। खुद डॉक्टर नहीं हूँ, लोग डॉक्टर लेकिन बने। आपने बनाए हैं डॉक्टर। इतने इतनी सामग्री दे दी है कि उस पर पीएचडी हो रही है। क्या बात है। इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं सावी शर्मा जी, सुमन ढींगरा दुग्गल जी, गजलकारा हैं, चांद स्वागत है देवबंदी आपका। शायर, चांद देवबंदी शायर, बेहतरीन शायर देवबंद से हैं सब ये। सबका स्वागत है और सबकी शुभकामनाएं मैं साथ साथ बटोर रहा हूँ। क्या बात है। मतलब 25 बरस तक कहानी का ना छपना और पीएचडी पर इतना काम करके, क्योंकि आपने तो बहुत संक्षिप्त में बताया, मैंने देखा आपने उसके लिए कितनी मेहनत की, और उसके बाद बस उसे जला देना, और जलाने के बाद सबसे बड़ी बात एक सुकून का अनुभव करना, तो ये ये बहुत बड़ी बात। पीएचडी मतलब आप इस बात को मुस्कुरा के आज भी बता रहे हैं, और उस दिन भी मुस्कुराए होंगे डेफिनेटली। मैंने पढ़ते हुए मैं ये महसूस कर पा रही थी। बहुत राहत की सांस, बहुत अच्छी नींद आई थी उस रात। तो ये आम इंसान की बस की बात नहीं। मैं तो एक जरा सा भी जलाकर या नुकसान कुछ हो जाए, मैं उसे घंटों सोचती रहती हूँ, ब्रूडिंग करती रहती हूँ कि ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, क्या बात है सर। मोह बहुत ये मोह छोड़ जरूरी है ये। मोह मोह। मोह छोड़ना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। खास तौर पर नुकसान देने वाली चीजों का। तो आगे बढ़ते हैं कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो किसी खास घटना के चलते आप जब त्याग देते हैं तो हमेशा के लिए त्याग देते हैं। ये डिटर्मिनेशन तो हम आपकी पहले देख ही चुके हैं दोनों बातों से। ये तीसरा जो है सबूत है कि वो हमेशा के लिए त्यागी जाती हैं, जैसे कि ताश ना खेलना, अंडा ना खाना, गुस्सा ना करना, जोर से ना रोना। ये मैंने आज जरूर पोस्ट में भी साझा किया। न, न रोना। हाँ वही, जोर से ना रोना। तो ये एक तो पहले ये बताइएगा कि आप इतनी डिटर्मिनेशन लाते कहाँ से? ठीक है, हम गुस्से में कुछ ले लेते हैं एक कि मैं आइंदा से ये नहीं करूंगी, लेकिन उसके बाद मेरी डिटर्मिनेशन बहुत बहुत वीक। दूसरा यूं कह सकते हैं, दूसरा छोर है वीकनेस का। तो इनमें से कोई एक आप जो आपको बहुत पसंद हो इसमें किस्सा साझा कीजिए। जो जो ताश ना खेलना या गुस्सा ना करना, रोना नहीं, वो आप तय कर सकते हैं नहीं करना है, तय करना है। शराबी लोग छोड़ते हैं, सब कुछ छोड़ते हैं, परिवार को छोड़ के साधु बन जाते हैं। लेकिन गुस्सा ना करने के पीछे एक कारण है कि मैंने विपश्यना किया था, जो बौद्ध धर्म की एक तरीका है अपने आप को नियंत्रण करने का, जिसमें आप 10 दिन तक आर्य मौन रखते, किसी बात भी नहीं करते, आंखें भी नहीं मिलाते, सारे काम इशारों से लिख के होते हैं। और 10 दिन बाद मुझे समझ नहीं आया कि मैं पहला वाक्य क्या बोलूं। इतना इतना आनंद मिला था 10 दिन तक कि उसके बाद सूझा ही नहीं कि हम बेकार की बातें करते रहते, मुझे बोलने की जरूरत क्या है, क्या बोलूं। वहां मैंने 2 चीजें सीखी कि एक तो गुस्सा नहीं करना है, और कोई भी फैसला करने से पहले थोड़ी देर वक्त लेना, 2 मिनट का वक्त लेना है। हो सकता है हम गलत फैसला कर रहे हो, वो बच जाए, किसी का अहित कर रहे हो तो वो बच जाएंगे।
अपना हित कर रहे हो तो वही बच जाएगा। तो कोई भी फैसला लेने से पहले, गुस्सा करने से पहले थोड़ा सा समझ लें। बेशक एक गिलास पानी पी ले हम, गुस्सा उतर जाएगा। तो गुस्सा ना लेने वाली बात वहां से है। मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, किसी भी बात को गुस्सा नहीं आता। क्या? रीड माई वे मुझे नमस्कार कर रही है। जी रीड माई सर। वे नाम पता नहीं। और नूतन नूतन मिश्रा मिश्रा जी, जी का बड़ा प्यारा कमेंट है, ये आप खुद पढ़िए, बहुत प्यारा कमेंट है। सधी हुई और कहानी है, मेरी सारी कहानियां सधी हुई हैं। रिंकी कुशवाहा जी ने भी बहुत प्यारा कमेंट दिया है। लेकिन ऐसा काम करूंगा, मुझे लोग, ये मैंने सोचा नहीं था ना, क्योंकि ये घटना है 1978 की, और मैंने लिखना शुरू किया क्या बात। 1985 में, 85 जी 86 में, जी। 87 में बल्कि। तो नहीं मालूम था कि ये दिन आएगा कि लोग मेरी किताबें पढ़ेंगे और पीएचडी करेंगे। हाँ, ये तय हो गया था, पीएचडी नहीं करनी है। जो नहीं करना है वो तय हो गया था, क्या करना है वो तय नहीं हुआ था। क्या बात है हाँ, होता है। सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ, जो हमारे साथ ज्यादातर जो लोग जुड़े हैं और मेरे चैनल पे भी जो लोग जुड़ते हैं वो लेखक साथी होते हैं, और इस समस्या से बहुत दो चार होते हैं। तो मुझे लगता है आज जरूर सर के माध्यम से इसका समाधान मिलेगा कि सबसे बड़ी दिक्कत हमारी आती है, एक वो है राइटर्स ब्लॉक, और जिसके बारे में मैंने आपका एक बहुत ही बेहतरीन लेख भी पढ़ा था अखबार में। तो मैं जरूर चाहती हूँ कि आप भी इस दौर से गुजरे हैं, राइटर्स ब्लॉक। तो इसके बारे में कुछ संक्षिप्त सी बात आप जरूर हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। हर लेखक की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब वो कुछ भी लिख नहीं पाता, जो लिखना चाहते हो सामने नहीं आता, और वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता। मेरे साथ ये बहुत जी। बार हुआ कि 6 साल नहीं लिखा, 8 साल नहीं लिखा, 10 साल नहीं लिखा। और अरे। इसको 2016 के बाद मैंने 2 कहानियां लिखी हैं 5 साल में, खाली 2 कहानी, उपन्यास लिखे हैं अलग क्या नाम है। बात। ये राइटर्स ब्लॉक से आप कैसे जूझते हैं तो लेखक ही बता सकता है कैसे जूझ रहा है, लेकिन इससे पार कैसे पाते हैं, हर लेखक के अपने तरीके होते हैं। कई लेखों के टोटके होते हैं, जो मैंने किताब में लेखों की दुनिया में विस्तार से इस पर बात की है। जी बिल्कुल। कुछ जी। लोग खड़े होकर लिखते हैं, कुछ बैठ के लिखते हैं, कुछ गैब्रियल गार्सिया मार्केज जैसा लेखक पीला गुलाब सामने रख के लिखता था। कोई लेखक क्या सड़ा हुआ बात। सेब सड़ा हुआ सेब दराज में लेके लिखते थे। कुछ वहमी लेखक बन गए। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन इससे बचना बहुत मुश्किल होता है। आप जी। छटपटा रहे हैं, सूझ नहीं रहा है। अब मैंने जब पुणे गया तो 2004 में पुणे गया था, और 2011 तक मैंने कोई कहानी नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखा, खाली अनुवाद किया कुछ। क्या। अचानक ऐसी घटना हुई मेरे सामने, मुझे लगा ये कहानी घट रही है, उसे लिखा जाना चाहिए, और कहानी पूरी हुई और उसे दोबारा लिखना शुरू हुआ। तो ये हर एक के साथ होता है, लेकिन इससे कोई मुक्ति का सबका अपना अपना तरीका होता है, कैसे बचना है। होता जरूर है, सबके सामने ऐसा होता है। ऐसा लगता है सूरज जी हमारी उंगली पकड़ रहे हमें कहानी सुना रहे हैं, अजायब सिंह जी बता रहे हैं। शुक्रिया सर। सर, ये आपने बहुत राजेश, बड़ी बात कि 7 साल आप कहानी नहीं लिख पाए, या 2016 के बाद आपने केवल 2 कहानियां लिखी। तो एक, अभी मैं तो बहुत ही हाल ही में मैंने सक्रिय लेखन की दुनिया में कदम रखा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस बात से हमें ये सीखने को मिलता है कि इंतजार कितना किया जा सकता है। तो मैं तो जिस राइटर्स ब्लॉक की बात कर रही थी, मुझे लगता है वो तो शायद चंद महीने का भी बहुत छटपटाहट दे देता है। तो इसका मतलब उस राइटर्स ब्लॉक को तो आपको राइटर्स ब्लॉक समझना ही नहीं चाहिए, उससे निकलना चाहिए। और अब आगे आपको आइंदा कभी भी लगे कि आप कुछ दिन अगर कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, तो जरूर याद कर लीजिएगा कि सूरज प्रकाश जी जैसे हस्ताक्षर कितने सालों तक कुछ नहीं लिख पाए। तो फिर मुझे लगता है कि मैं ही खुद आज तक राइटर्स ब्लॉक को बहुत गलत समझती रही हूँ। तो सुधा जी। अरोड़ा जी 14 साल तक नहीं लिख पाई थी, 14 साल जी। तक। क्या अचानक बात है, एक अरसा, लंबा अरसा। मुंबई में अचानक दंगे हुए। उस दिन शुक्रवार था,
और उस घटना ने उनको इतना विचलित किया, उन्होंने कहानी लिखी काला शुक्रवार, 14 साल जी बाद लिखी कहानी। तो सबके साथ होता है। 14 साल बाद सबके साथ होता हाँ, है, बिल्कुल। तो लेकिन मुझे लगता है हमारी पीढ़ी थोड़ा एग्जैजरेट कर देती है अपने आप को, और थोड़े से दिनों में ही हम छटपटाने ज्यादा लग जाते हैं और परेशान हो लेकिन जाते हैं। तो इसमें एक बात ये है कि आप भीतर तो लेखक हैं ना, लिख नहीं पा रहे, लेकिन आपकी सोचना, आपके अनुभव लेना, आपका जीना जी या आपके अपने आप को समृद्ध करना तो बंद नहीं हुए ना, वो तो हो रहे हैं ना। जी भीतर ही भीतर आप लेखक हैं। ठीक है, आप लिख नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आपके अनुभव तो जुड़ रहे हैं ना आपके साथ, जी बिल्कुल। है ना। तो वो बाद में बेहतर तरीके से सामने आएंगे। क्या बात। रोचक अब मैं पुस्तक थी, बढ़ने मैंने भी जा पढ़ी। रही हूँ। जी बिल्कुल। सावी जी, मैं इससे पहले अगला प्रश्न लूं, मैं ये एक बारी फिर से आप सबके साथ पुस्तक दिखाना चाहती हूँ। और मुझे लगता है ये एक ऐसी पुस्तक है कि जितनी मेहनत आदरणीय सर की इस पर लगी है और जितना इस पर काम हुआ है, तो इस पुस्तक के ऊपर एक अलग एपिसोड बनता है। तो हम किताबों की बात में फिर से किसी दिन सूरज जी की जिंदगी से एक दिन चुराएंगे और हम इस पुस्तक पर खास तौर पर बात करेंगे। तो तीन इंतजार है तीन मुझे भी। साल 3 साल की मेहनत एक दिन 1 घंटे में चुराएंगे आप। इसे 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 लिखने में 3 साल लगे थे मुझे। क्या बात है, क्या चलिए। बात। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन की तरफ जा रही हूँ, जो हमारे वक्त के लोग हैं, हमारी एक हिंदी की अभ्यास पुस्तिका हुआ करती थी। उसमें एक प्रश्न बहुत आता था और वो मेरा फेवरेट होता था क्योंकि पूरे नंबर मिलते थे। किसने कहा, किससे कहा, कब कहा, और कभी कभी क्यों कहा। तो ये एक बड़ा दिलचस्प सा प्रश्न है जो मैं आज सूरज जी के सामने रखने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि किसने कहा, किससे कहा, तो जाहिर है सूरज जी से ही कहा है, तो एक नंबर आपको इसका नहीं मिलेगा। तो किसने कहा, कब कहा और क्यों कहा कि तुम निरे बुद्धू हो। पहली बात तो आपको कैसे कह भी सकता है तुम निरे बुद्धू हो। तो ये कब और किसने और क्यों कहा। अंजलि जी, कोई प्रेमिका ही प्रेमी से कह सकती है मेरे बुद्धू हो। तो क्या ये तो मैं बात है। बता दूं, मेरी प्रेमिका ने कहा था। घटना यूं हुई कि हम अलग अलग ऑफिस में थे और हमें बात करने में बहुत तकलीफ होती, उन दिनों फोन नहीं होते थे। उनके ऑफिस में हॉल में फोन था, मेरे ऑफिस में हॉल में फोन था, और बात करना संभव नहीं होता था। तो एक दिन उसने मुझे बताया कि कल हमारे घर फोन लग गया है। बधाई हो, तो अब बात हो सकती है। तो उसने कहा कि सबसे पहले मैंने रात को 8 बजे फोन लगा और सबसे पहले मैंने आपका नंबर डायल किया था। अरे, मेरा ऑफिस तो 6 बजे बंद हो जाता है, मैं 8 बजे कहाँ से मिलूंगा। मेरे बुद्धू। तो क्या बात। मुझे बहुत बाद में समझ आया कि वो एहसास मुझसे शेयर करना चाह रही थी कि मैंने घर के फोन से सबसे पहले तुम्हारा सबसे नंबर पहले डायल किया, तुम्हारा नंबर नंबर डायल डायल किया। किया था, और तुम निरे क्या बुद्धू बात। हो, तुम तक ये बात ये भी पहुंची नहीं समझ हो। नहीं पाए। ये, ये बात मुझे बहुत क्या बाद में बात। समझ आई। तो मुझे लगा कि वाकई मैं बुद्धू हूँ, और हम प्रेम में बुद्धू होते हैं। जी प्रेम में हर बिल्कुल। आदमी और दर्शकों से बताना चाहूंगी कि ये पोल सूरज जी की मैं नहीं खोल रही हूँ। इनके भाई विजय अरोड़ा जी बहुत सारी इनकी ये पोलें खोल चुके हैं, उम्र भर देखा किए। जरूर जरूर पढ़िएगा, खाना वाना सब बना कर बैठिएगा क्योंकि उठना मुश्किल हो जाएगा। और सर, इससे पहले मैं इसके सेकेंड पार्ट तक पहुंचूं, कोई चॉइस नहीं है और सूरज जी, एक क्वेश्चन का लेखक सफर। के लिए दूसरी भाषा से हाँ जी। अनुवाद करना कितना फायदेमंद है, आपने चूंकि अनुवाद किया, इस बात को पहले ले लेते हैं हाँ कि जी, मैं वही कह रही थी आपसे, पहले ले लें। अनुवाद हम अपनी भाषा में करते हैं तो बेहतर करते हैं। जी स्रोत भाषा कोई भी हो, मूल भाषा कोई भी हो, लेकिन जिस भाषा में अनुवाद करना है तो हम उसके मुहावरे को बेहतर तरीके से जानते हैं और उसे हम बेहतर तरीके से अनुवाद कर सकते हैं। मैं जिंदगी भर अनुवाद करता रहा, लेकिन मैं अभी भी दावा नहीं कर सकता कि मैं हिंदी से अंग्रेजी में अच्छा अनुवाद कर पाऊंगा। नहीं कर सकता, मैं करता भी नहीं। क्यों? क्या बात। मुझे अंग्रेजी का वो मुहावरा नहीं मालूम है जो इस्तेमाल होता है अंग्रेजी की भाषा में। जी तो जी। फायदा फायदा अलग मामला है, सुख अलग मामला है जो अच्छे अनुवाद से मिलता है। तो हम अगर अपनी भाषा में अनुवाद करते हैं, मैं यहाँ एक बात और जोड़ देता हूँ कि मैं पंजाबी भाषी हूँ, मैंने गुजराती से अनुवाद किए हैं हिंदी में।
7 और वो किताबों भी के। एक दिलचस्प किस्सा है, जो जब आप गुजरात गए तो वो भी एक दिलचस्प किस्सा मुझे लगता है साझा करने लायक है, जो आपने आपके किसी 100 लेखक से। शब्द लिखने के बाद 5 लिखना जरूरी है, पढ़ना क्रम उठाने में मजबूर करते हैं। सब लोग अपने अपने अनुभव से सीखते हैं, मैं क्या बताऊंगा। जी बिल्कुल। हाँ। तो सेकंड पार्ट उसका ये है कि बहुत बड़े अफसर की तुलना में छोटा सा लेखक होना ज्यादा मायने रखता है। क्या खूबसूरत बात है। बहुत बड़े अफसर की तुलना में छोटा सा लेखक होना ज्यादा मायने रखता है। सूरज ये जी, घटना आपसे भी प्रश्न है। ये मेरी जिंदगी में एक ऐसी घटना आई थी कि हमारे संस्थान में लेखक का अपमान हो गया था। घटनाएं होती चली गई, अपमान हो गया था और सारा दोष मुझ पर आ रहा था। दोषी था या नहीं था अलग मामला है, लेकिन मुझे कहा गया था कि आप अपनी नौकरी बचाइए और जो लेखक के साथ हुआ वो जाने दीजिए। लेकिन मुझे लगा कि लेखक सही था, कल मैं भी लेखक बनूंगा, मेरे साथ भी ये घटना हो सकती है। और मुझे कहा गया, ये साफ तौर पे कहा गया, आप संस्था के अफसर हैं, अपनी अफसरी बचाइए, आपकी नौकरी भी जा सकती है। नौकरी तो क्या नहीं की, बात लेकिन है। मेरे ट्रांसफर कर दिया गया था। तो मैंने कहा कि बहुत बड़े अफसर की तुलना में छोटा लेखक बनना बेहतर है। तो मैंने लेखक का पक्ष लिया, नौकरी की परवाह नहीं की। होती है तो हो, नौकरी जाती है तो जाए, ट्रांसफर होता है तो हो जाए, इससे बड़ा पनिशमेंट मुझे नहीं दे सकते। पनिशमेंट दिया गया, लेकिन जी मुझे संतोष था कि मैंने तब अफसरी की परवाह नहीं की थी और लेखक के पक्ष में अपनी बात कही थी। और उस क्या बात। वाक्य से ही, इस वाक्य की बात से ही मैं लेखन में पूरी तरह से उतरा। तब मेरा लेखन शुरू भी नहीं हुआ था, उसके बाद ही जी मेरा लेखन शुरू हुआ। और उसने, इस वाक्य ने मुझे इतना आत्मविश्वास दिया, इतना बल दिया और आज भी बल देता है। यहाँ एक बात मैं जोड़ दूं इसी से जुड़ी हुई, जी जी बिल्कुल, मैं जानती हूँ। अफसर रिटायर होते हैं, लेखक रिटायर नहीं होते। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप नहीं कहते तो मैं आपसे अभी इसी बात पर आने वाली थी। इतनी खूबसूरत बात ये मुझे लगी, हाँ, और नरेंद्र सभी सिंह सुनने जी, वालों से। शुक्रिया, आप जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अफसर रिटायर होते हैं, लेखक रिटायर नहीं होते। वाह, लेखक कभी क्या स्वर्गीय बात। नहीं होते, लेखक कभी स्वर्गीय नहीं होते। क्या बात। हम कभी नहीं कहते ना, तुलसीदास जी कहते थे, तुलसीदास जी कहते हैं, कहते कबीरदास जी हैं, क्या कहते बात। हैं, है ना। वाह, तो बहुत ही खूबसूरत बात है। तो ये अब अफसर तो मैं रिटायर हो गया, लेखक मुझे कौन रिटायर करेगा। कौन रिटायर करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और आपके बहुत ही प्यारे दोस्त देवमणि पांडे जी मणि जुड़े हैं पांडे सर, जी, आपका अरे, अरे हार्दिक वाह। स्वागत है। तो ये क्यों कहा वाली बात जो सर ने बताई, मैं जरूर इसे रिपीट करना चाहूंगी कि लेखक कभी रिटायर नहीं होते। मुझे भी वाकई बहुत, अपने आप को बहुत ही प्राउड सा महसूस हुआ कि इस श्रेणी में शामिल, कहीं ना कहीं कतार के अंतिम छोर पर हम भी हैं। और लेखक के आगे कभी स्वर्गीय नहीं लगता, और लेखक कभी रिटायर नहीं होते। मुझे लगता है ये दो बातें बहुत काफी हैं आपको ये संबल देने के लिए, जब भी कभी आप सोचें कि लेखक होकर मुझे मिला क्या। कभी कभी सोच लेते हैं हम सब। तो ये मुझे लगता है कि ये दो बातें काफी हैं। एक एक होके ये मिला कि आप हम बात कर रहे हैं। सर वाकई ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, वाकई। बहुत और सारे अफसर होते हैं, दिल को छूता एक प्यारा एहसास, लेखक स्थाई वाकई ऊंचा होता है। जी बिल्कुल। और एक आगे हम चलते हैं, वो भी बहुत, उसमें एक प्यारी बात है, एक बहुत ही प्यारा वाक्य है जो किसी ने सूरज जी से कहा, वो मैं लेना चाह रही हूँ। फिर हम इसमें सूरज जी को मार्क्स देंगे कि आप मदद करें या ना करें, लेकिन किसी का काम रुकता नहीं है। लेकिन अगर आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा और सामने वाले की मदद कर सकते हैं, तो जरूर करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस वाक्य ने जिंदगी के प्रति आपका नजरिया भी बदला, और यकीनन सुनने वालों का नजरिया भी बदलेगा, यकीन है। अब चाहती है मैं पूरी घटना बताऊं? नहीं, ये संक्षिप्त में दरअसल, सर। नहीं, दरअसल ऐसा होता है, हर एक की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं
कि हम किसी की मदद कर सकते हैं और हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा है, जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मना नहीं करना चाहिए। इस घटना जी, ने, जो बहुत पहले की घटना है, तब पीएचडी के करने के दौरान की घटना है, इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। और मैं कभी भी किसी भी काम के लिए अगर मुझे मेरे बस में है, मैं मना नहीं करता, कभी मना नहीं करता। क्यों? अगर मेरे ज़रिए किसी का काम हो रहा है तो मुझे खुशी होनी चाहिए, और किसी के ज़रिए मेरा भी तो काम होगा ना, क्या बात है, क्या बात है। है ना? सर मेरा कोई भी ये जी, कोई मेरी जी, मदद करेगा, कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये और ये रेसिप्रोकल है कि हमारा नज़रिया अगर पॉजिटिव है, तो हम मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। और इससे सर आगे मेरा भी ना यही पॉइंट था। जी, जी सॉरी। वो आगे भी करेगा ना, जो अगर हम किसी की मदद करेंगे, किसी और की आगे मदद करेगा वो। किसी और की करें, डेफिनेटली। तो मैं ये कह रही थी, मेरा भी ये पॉइंट खास तौर पे उठाने का मकसद यही था कि जितने हमारे सुनने वाले हैं इस समय या बाद में, तो ज़रूर अगर हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा, वैसे तो आउट ऑफ द वे जाके भी कोशिश करनी चाहिए। लोग शायद करते हैं। पुरानी पीढ़ियाँ कई लोग करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके अभी भी करते हैं। कोरोना काल में कितने लोगों ने मदद की है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने तो मदद की है। जी। और लेकिन बहुत बड़ा अगर आपको आउट ऑफ द वे नहीं जाना पड़ रहा, आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, तब तो बिल्कुल ही कर देनी चाहिए। तो जैसे कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। शुक्रिया। कुछ नहीं जा रहा है। अगर नोटिफ़िकेशन से परेशान हो तो ऑफ कर दीजिएगा, चलेगा। जब सामने आ जाए तो सुन लीजिएगा। तो खैर बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं और मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ उनके कमेंट्स ऊपर लाने की। कई बार हम कमेंट्स कर भी नहीं पाते हैं, जुड़े बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही दिलचस्प मुझे लगता है ये वार्तालाप चल रहा है। समय अपनी बहुत तेज गति से भाग रहा है कि अगर मैं सर के निजी जीवन की बात करूं तो बहुत से पहले आपके नाम के साथ जुड़े हैं। आज मैंने अपनी पोस्ट में भी मेंशन किया था कि पहले सरकारी कार्यालय के अधिकारी परिवार में, पहले लेखक, और मेरे शब्द नहीं है ये, माफी चाहती हूँ, आपके भ्राताश्री विजय अरोड़ा जी के शब्द हैं कि इंटरकास्ट शादी करके नाक कटवाने वाले परिवार के पहले होनहार, और पहली बार 16 पेजेस का पत्र लिखने वाले, पहली बार साइकिल से हड्डी तोड़वाने वाले, और उसके बाद साइकिल नहीं चलाई शायद आपने। तो इसके लिए कोई खास, कोई एक वाक्य जो आपको बहुत दिल के करीब हो। अब इतनी सब कुछ सारी पहली 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 बार। पहले सब इतनी पहली बार हुआ कि पहला अधिकारी बना, पहला पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, पहला बाल विवाह किया, प्रेम विवाह किया, पहली साइकिल में हड्डी तोड़वाई 7वीं क्लास में, उसके बाद साइकिल चलानी छोड़ दी। ये सब होता है। अगर मैं गिनूँ तो बहुत सारी पहली चीजें जो आपने गिनाई नहीं, वो भी बहुत सारी चीजें हैं। होता है, उनसे हम क्या बात है, सीखते हैं, क्या हम बात, सीखते हैं। सीखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी कि मेरे मम्मी मुझे बोलते थे कि भाई देखो फला आदमी जो बड़े बनते हैं वो स्ट्रीट लाइट में बैठकर पढ़ते हैं। शास्त्री जी 2 नदियां पार करके जाते थे पढ़ाई करने के लिए। तो मैं छोटी थी, मैं हमेशा यही कहती थी कि अब मेरे स्कूल के रास्ते में नदी नहीं पड़ती, इसमें मेरा क्या कसूर है। अगर होती तो शायद मैं भी तैर कर पार करके जाती। लेकिन आपका बचपन बहुत ही महरूमियों में बीता, और बहुत आपने बहुत स्ट्रगल फेस किया। आज जिस सूरज प्रकाश को आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल मत सोचिए कि उनकी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं रहा होगा। स्ट्रगल का सिर्फ एस नहीं, पूरे ई तक और उससे भी आगे बहुत 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 स्ट्रगल सर ने देखा है। तो वहां से आज तक का सफर वाकई बहुत बहुत मोटिवेशनल है। तो कुछ संक्षिप्त में, वैसे तो बहुत लंबा सफर है, कुछ जिससे हमारे दर्शक थोड़े मोटिवेट हों, आप जरूर साझा कीजिए। 100 रुपए से भी कम बहुत तनख्वाह में शुरू होने वाला सफर 1,42,000 पे खत्म हुआ। बहुत बहुत मोटिवेशनल सबके और साथ होते इंस्पिरेशनल। संघर्ष सबके घर में होते हैं। बिजली सबके घर में नहीं होती थी। उस समय सबसे बड़ा संघर्ष तो ये होता है कि आग जलाने के लिए साधन नहीं होते थे। चूल्हे वगैरह सब जी, करने पड़ते थे, पानी नहीं होता, बिजली नहीं होती थी।
और संयोग से हम 5 भाई और बहन थे, 6 लोग थे और छोटे से घर में चाचा, दादा, दादी सब लोग रहते थे, तो माँ पर दबाव होता था। माँ को माइग्रेन होता है, उसके बावजूद भी काम करके वो घर चलाती थी। उसने कभी हमें भूखे नहीं सुलाया। ऐसे भी दिन आए कि जब मैंने दुकानों में काम किया, रुमाल बेचे, पेन बेचे, मेले में जी खड़े होकर मैंने आवाज लगा कि लॉटरी के टिकट बेचे। लेकिन वो दौर था, मुझे मालूम था कभी खत्म हो जाएगा। और आपकी बात सही है कि मेरी पहला वेतन, दूसरा वेतन, तीसरा वेतन, चौथा वेतन 100 रुपए, 105 रुपए हुआ होता था। और जब मैं बैंक से रिटायर हुआ तो 1,42,000 रुपए मेरा वेतन था। उस सब के साथ दौर आता है। मुझसे ज्यादा लोगों ने संघर्ष किए हैं, करते हैं। लेकिन अगर आपकी निगाह में है कि आपको कुछ करना है, तो संघर्ष के दिन पार हो जाते हैं। सारे दिन एक जैसे नहीं रहते। और अगर हम वही क्या काम करते रहते, मैं छोटा सा उदाहरण बताऊं कि बड़े भाई की बात मानता तो मैं छोटा मोटा दुकानदार होता, दूसरे भाई की बात मानते तो मैं बाटा में होता, पिताजी की बात मानता तो मैं क्लर्क होता, चाचा जी की बात मानता तो मैं ड्राफ्ट्समैन होता। मैंने सबकी बात मानी, लेकिन की वही जो मुझे ठीक लगा। पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन क्या फिर बात। पढ़ाई की। लेकिन निगाह में कुछ लक्ष्य होना चाहिए कि जहां तक आपको पहुंचना है, तो सारी सारी मुश्किलें आसान हो जाती। मुश्किलें आसान नहीं होती, सहन की जा सकती हैं। तकलीफें सहन की होती जाए। हैं, सबके साथ तकलीफें होती हैं। मुझसे ज्यादा लोगों ने तकलीफें उठाई हैं और मुझसे आगे भी निकल गए हैं, ऐसा भी हुआ है। तो इसमें हाईलाइट नहीं करना चाहूंगा कि मैं बहुत महान हो गया या बहुत तकलीफ, सब उठाते हैं तकलीफें, अपने हिस्से की नहीं सर, तकलीफें फिर सबके भी हिस्से में। जी, यहाँ दो बातें हैं सर। एक तो मुश्किलों की डिग्री का फर्क है। एक इंसान मुश्किल को भी आसानी समझता है और एक इंसान आसानी को भी मुश्किलों की कैटेगरी में डाल देता है। अभी पहली आपने एक बात तो छोटा सा ये। उदाहरण दिया, अभी मैं बात काट रहा हूँ, अभी मम्मी का उदाहरण दिया जी। कि रास्ते में नदी नहीं है। मेरे चाचा जी पढ़ा रहे थे, 7वीं में था, तो उन्होंने उदाहरण दिया। आज मैं एक रेस्तरां में गया, छोटी सी लड़की फटाफट फटाफट नोट गिन रही थी। मैंने कहा जी जी, मेरे नोट बड़ा। अगर मेरे पास नोट हो तो मैं भी गिनता ना। मेरे पास नोट नहीं है, मैं नहीं गिन सकता। तो चाचा, मेरी बहुत पिटाई हुई थी मेरी, अरे मेरे पास नोट नहीं है, मैं कहाँ गिनूंगा। तो ये सबके साथ होता है, तो चलता जी है। बिल्कुल सर, पहले एक प्रश्न ले लेते हैं कि के अस्थाना जी का है, ऐसे तो उसके ऐसे बाद ताकि गुस्सा मैं नहीं आपका मंच आता। पर ला सकूं। स्थानी जी, मैंने विपश्यना का वो किया था, 10 दिन का आराधना जो होती है वो की थी। और उसमें 10 दिन का आर्य मौन था और 10 दिन बाद ही बोलना था, आंखें मिलानी थी। तो जब मैं पूरा हो गया अभ्यास, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बोलना क्या है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तो वही मैंने सीखा कि गुस्सा होना या कोई भी रिएक्ट करना, थोड़ा समय लीजिए। आप समय लेंगे तो आप तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे और गुस्सा नहीं आएगा। मुझे गुस्सा नहीं आता, क्या बात। अब इनबिल्ट क्या बात। सिस्टम है मेरा कि मुझे गुस्सा नहीं आता। और दोस्तों, ये सूरज लिखा जी तो कभी आपको बहुत जगह मिल जाएगा। सूरज जी। जी, क्या कभी मुंशी प्रेमचंद नानक सिंह बलराज साहनी सपने में आते? नहीं, मैं दूसरों के सपने में आता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे मैं ये कह रही थी कि ये बात कहने मैं वाले तो मैं बहुत लोग मिल जाते हैं। अजैब सिंह जी के जवाब दे दूं मैं। जी जी। मेरे सपने में वो लोग आते जिन्होंने संघर्ष किया है किसी भी फील्ड में। क्या बात। जरूरी नहीं लेखक हो, लेकिन जो संघर्ष, हम बहुत अभाव में रहते थे, तो जो सफल लोग होते थे उनकी तरफ हम देखकर चाहते थे काश हमारी जिंदगी हो। लिखना तो बहुत देर से शुरू किया, तो लेखकों के सपने तो आने शुरू नहीं हुए। लेकिन अब क्या अच्छा बात। लगता है कि लोग बात करते हैं कि आपके जैसे लिखना शुरू करें, तो अच्छा लगता जी, तो मैं ये कह रही थी कि लिखा तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। लेकिन आज आपके सामने साक्षात जो गुस्सा, जो उस पर अमल करते हैं, वो ये बात कह रहे हैं, तो मुझे लगता है हमें अपनी जिंदगी में उतार लेना चाहिए। और सूरज जी, आपकी बातों से मेरी आंखों में थोड़ा सा पानी आ गया है और मेरा आईलाइनर अगर फैल गया तो इसके जिम्मेदार आप होने वाले हैं। तो नरेश भाई मैं कह रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। सुषमा डी जी जुड़ी हैं, असरा खान जी
हमारे सही साथ हैं कह और रहे हैं आपका आप सर। असरा असरा खान खान जी शायद एमफिल कर रही हैं मेरे लेखन पर। जन्मदिन की शायद शुभकामनाएं शायद आपको। वही शायद वही हैं। सर जी बोल रहे हैं तो वही होंगी। हाँ। तो अब मैं आप सबके साथ एक बहुत बहुत मजेदार किस्सा साझा करने जा रही हूँ। और जब मैंने सर की जीवनी उठाई थी अपने हाथ में, या जीवनी नहीं, मैंने विजय अरोड़ा सर की फेसबुक पोस्ट पढ़ी थी जीवनी के प्री लॉन्च पर, उसमें ये था, और मैं तो पहली लाइन पे रुक गई और मैंने सर को कमेंट कर दिया। मैं 26 साल के मेरे टीचिंग करियर में ऐसा कभी किसी पेरेंट्स के साथ होते मैंने नहीं देखा। 1969 की ये खास बात है कि सब भाई बहन फेल हो गए थे। सूरज जी 11वीं में, महेश जी 12वीं में, और छोटे भाई बहन अपने अपने कक्षा में। और महेश जी जो कि हाई स्कूल में 100 में से 85 अंक लेकर आए थे, वो 12वीं में मैथ्स में फेल हो गए थे। और सूरज जी के 120 में से, नहीं मैं इतना नहीं पोल खोलती, दो इतनी, सौ में से लेकिन ये पोल अगर आप 20 अंक 200 में से 20 अंक थे कुल मिलाकर। 120 में से 8 और 200 में से 20, लेकिन अगर आपको ये सारी पोले पढ़नी है तो आप उम्र भर देखा कि ये पढ़िएगा। तो इन्होंने जिद कर ली थी, लेना तो मैथ्स ही है। तो फिर इसके बाद बहुत सारा ये सिलसिला आगे बढ़ा, कभी भाइयों के साथ कुछ हाथ बटाया, कभी कुछ नौकरी की, 3.5 रुपए की भी रोज की नौकरी की। तो ये मैं जानना चाहती हूँ, ये तो मैंने बता दी, बातें खोल खोल दी, लेकिन अंत इसका हुआ एमए में गोल्ड मेडल से एक चौथाई फरलांग, जरा सा दूर। तो एमए में ये गोल्ड मेडल तक सफर कैसे पहुंचा? मेरे मेरे बहुत ही हिस्से में था, मुझे जल्द। मुझे दिया नहीं गया, था तो मेरा, मुझे नहीं दिया गया, जी मुझे जी जी जी। सेकंड रखा गया। दरअसल 11वीं में फेल होने के कारण तो मैथमेटिक्स था जो मुझे समझ नहीं आता था, और पिटाई भी होती थी, और ले लिया था। लेकिन एमए में तब था, इसमें एक रोचक बात ये थी कि पिताजी ने कहा था हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास लाओगे तो घड़ी देंगे। 4 नंबर कमाए तो मैंने बिना पट्टे क्या की बात। घड़ी दे दीजिए। तो घड़ी जाके मुझे एमए में मिली, जब मैं फर्स्ट क्लास लाया और टॉप किया, तो क्या बात। मुझे एमए में जाके घड़ी मिली थी। तो वो घड़ी हासिल करनी थी, आखिरी मौका था, उसके बाद तो पढ़ाई छूट जाएगी। तो एक जिद भी थी कि कुछ करना है, और नौकरी के साथ पढ़ाई की मैंने, एमए भी नौकरी करते हुए पढ़ा। यहाँ एक रोचक बात नौकरी बताऊं करते कि हैं। 11वीं में सर। फेल होने के बाद मुझे कभी कॉलेज नहीं मिला। 12वीं प्राइवेट, बीए मॉर्निंग कॉलेज, एमए इवनिंग कॉलेज पत्रकारिता। छुट्टी के दिन पीएचडी जो नहीं की वो रविवार को होती थी, तो जी। कभी कैंपस नहीं मिला मुझे। तो होता है। अनिला जी लिख रही हैं लहरों की बांसुरी कहानी के बारे में। जिसने भी पढ़ी अरे होगी, उस कहानी का मीठापन, नवीनता, मनोवैज्ञानिक तानों बानों में गूंजी कहानी की गूंज पढ़ने वाले के जहन में हमेशा के लिए बस जाएगी। बिल्कुल अनिला ये जी, मैं एक एक सहमत हूँ। लाख 1,11,000 लोग पढ़ चुके हैं इस कहानी को क्या बात है, क्या बात प्रतिलिपि पर। उसके अलावा और भी लोग पढ़ चुके हैं। तो है जी। बहुत ही बेहतरीन, वाकई में कहानी थी, मैं पढ़ चुकी हूँ लेकिन इसे। लहरों की बांसुरी रोज रोज नहीं लिखी जाती। तो ये कह रही है कि ये बच्चे वाक्य हमने भी सारे पढ़ा है। बच्चे बच्चे सारे फेल। अब मैंने बता भी दिया कि फेल हो गए, मेरी पढ़ाई छूट लेकिन गई थी। देखिए, वहां से भी मगर बहुत ही सर इंस्पिरेशनल रहा इस फील्ड में भी सर का सफर। और बस, और बहुत ज्यादा नहीं अभी हमें पोलें खोलनी चाहिए, लेकिन अगर आपका कोई और भी कोई प्रश्न है तो जरूर आप अपना प्रश्न करते रहिए। तो मैं हूँ आपके प्रश्नों को सर तक पहुंचाने के लिए। क्या बात है सर। तो ये मैंने लिखा था जो आपने बताया था कि चाचा जी ने आपसे कुछ और अपेक्षा की, पिताजी ने कुछ और अपेक्षा की। और एक चीज और थी जो मैं पूछना चाहती हूँ कि यदि सूरज प्रकाश जी बैंक के मैनेजर ना होते तो क्या आज जासूस होते? ये ये घटना जासूस नहीं बन पाया, लेकिन जासूसी निगाह आज भी है। ये 1965 की लड़ाई के बाद की बात है कि तब जासूस एक किताब आई थी, मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था। उस किताब ने बहुत प्रभावित किया हमें, और तय किया कि हम जासूस बनेंगे। और 65 की लड़ाई के क्या बाद बात। में बहुत सारे जासूस
पकड़े गए थे, भिखारियों के रूप में काम कर रहे थे, केले वाले के रूप में काम कर रहे थे, तो हमने कहा जासूस बनेंगे। लेकिन हुआ क्या कि हमारे शहर में एक मेला लगता था, झंडे का मेला। वहां एक आना देकर मैं अपने हाथ में ओम लिखवा लाया, तो बड़े भाई ने घर में आके, अब तू जासूस नहीं बन सकता, पकड़ा जाएगा। तो धन्यवाद दिव्या जी। तो वो जासूस बनने का वो सपना वहीं रह गया कि जासूस नहीं बन। एक बात और भी है कि हम बचपन में बहुत कुछ बनना चाहते हैं, खाली जासूस ही नहीं, कुछ भी अच्छा लगता है वो बनना चाहते हैं, ये भी बनेंगे, वो भी वाकई बनेंगे, रेडियो अनाउंसर बनेंगे या कोई अफसर बनेंगे। तो इतने साधन में नहीं मिल पाते बाद में, या सुविधाएं नहीं मिल पाती, या मौके नहीं मिल पाते, तो जीवन अलग तरीके से चलता है और हमारे सपने जासूस ना बनने की किस्सा बन जाता है कि जासूस नहीं बनेंगे अब। तो ये ओम लिखा हुआ मेरे हाथ पर, जिसने जासूस नहीं बनने नहीं बनने दिया। तो बहुत शुक्रिया इस ओम का कि जासूस नहीं बनने दिया, तो हमें लेखक मिल गए और आज हम यहाँ पर बैठे हैं। वाकई में जासूसी का भूत तो सर चढ़कर बोलता है। एक राजन इकबाल हुआ करते थे सर जासूसी सीरीज में, मैं तो उन्हें सड़कों पर और ढूंढा करती थी और उनकी टीम में वेद शामिल होना प्रकाश चाहती काम थी। वेद प्रकाश काम्बोज, ओम प्रकाश शर्मा, कन्नन रंजीत, सारी किताबें पढ़ पढ़ के आधे जासूस तो खुद ही बन गए थे। नमस्कार सर, लहरों की बांसुरी जीवन बहुत बेहतरीन लगते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सर दिव्या जी पूछ रही हैं क्या लेखक रिटायर होता है? दिव्या जी आप थोड़ी मैं लेट हो गई थोड़ी हैं और देर हम से देर हो पर गई, बात कर। लेखक रिटायर नहीं होता, लेखक स्वर्गीय नहीं होता और लेखक रिटायर नहीं होता। ये इस बारे बहुत में बड़ी हम अलग बात है से ये। फिर से बात करेंगे, अब बात हो जी चुकी है। जी जी जी। और इस बीच कमलेश पांडे जी भी जुड़े हैं और आपको जन्मदिन की जितना मुबारक मीठा दे रहे लिखते हैं वैसे ही मीठा बोलते हैं सूरज जी, हैं। इस आदमी साक्षात की एक वजह है शायद। जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया कमलेश जी। तो आपकी आगे मुस्कुराहट बढ़ती हूँ। आप, आपकी मुस्कुराहट अच्छी लग रही है फोटो में। आगे बढ़ती हूँ मैं। बहुत ही, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत ही एक इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल, हाई डोज ऑफ इंस्पिरेशन होने वाली है। तो उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन ये मैं पूछ रही हूँ कि अ, आपके जीवन में जैसे आपने बताया एक बार नहीं बहुत बार डाउनफॉल आए, तो डाउनफॉल का आना अपने आप में मतलब है कि उससे पहले अपलिफ्टमेंट भी हुई होगी। तो कोई एक पल या किस्सा या कुछ भी ऐसा साझा करे जिससे आप टूटे लेकिन फिर आप उभरे, या ऐसा कुछ जो हमें सुनने वालों को भी थोड़ी सी ऊर्जा दे कि ये तो चलता रहता है। तो ऐसा बहुत कुछ भी सारे साझा कीजिए। जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जब टूटा, जी हारा और निराश हुआ। बहुत सारी बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात मैं बताऊंगा कि जो घटना पहले हुई थी, बड़ा अफसर की तुलना में छोटा लेखक को नाम मेरा ट्रांसफर कर दिया गया था पनिशमेंट के, दंड के तौर पर। और मैं क्या अपने बात। परिवार को छोड़कर, 3 साल के बच्चे को छोड़कर अहमदाबाद गया था। तो ट्रेन में पूरी रात सो नहीं पाया था कि अश्विनी जी नमस्कार। तो मैं सो नहीं पाया था, तो मैंने तय किया अहमदाबाद जब पहुंचा कि ये जो मुझे सजा मिली है इसे मैं अपने पक्ष में करूंगा। वाह, और मैंने क्या बात। ठान लिया कि मैं इसे सजा नहीं मानूंगा। वहां मैंने नए सिरे से पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू किया, अनुवाद शुरू किए। वहीं मेरे लेखन की अच्छी तरह से शुरुआत हुई। और जब मैं वापिस आया 6 साल बाद, तो मैं अलग ही रूप में सामने आया था। अब मुझे कोई क्या किसी बात से हरा नहीं सकता था। इतना मैंने आत्मविश्वास अपने भीतर पैदा किया और उस अकेलेपन का पूरा फायदा उठाया। वो लंबा अकेलापन, 75 महीने अहमदाबाद में अकेले रहा मैं, लेकिन मैं कभी निराश नहीं हुआ इस बात को लेकर। अभी नरेश चंद्रकर जो वहीं के मेरे मित्र हैं, जो अभी बात कर रहे थे, सब्सक्राइब किया, वो जानते हैं, हम मित्र थे, एक साथ रहते थे, कि अहित में भी हित शब्द है। वाह, क्या बात, क्या बात। हित है ना उसमें, तभी तो अहित बना। हित है तो तभी अहित पर। अ, हटा दो ना, हित है अपना, हो जाएगा। चीजों को अपने पक्ष में करना आना चाहिए। क्या बात। तो मैंने वही किया। बहुत जितने भी तकलीफें आई, आगे आई, पीछे आई, और निराश भी हुआ,
लेकिन हार नहीं मानी। मेरे एक सूत्र वाक्य है जो मैं शेयर करना चाहूंगा, आखिरी जी। कोशिश के बाद एक और कोशिश। वाह, ये मेरा क्या मूल बात। मंत्र है कि मैं हार नहीं मानता। अभी भी किसी काम में अटक जाऊं तो मैं हार नहीं मानता, लगा रहता हूं जब तक काम हो न जाए। मेरा दूसरा वाक्य है, बी डिफरेंट। कोई भी काम करना अलग तरीके से करो, बी क्या बात। इनोवेटिव, नए नए तरीके से करो, बी क्रिएटिव। ये हमेशा रचनात्मक ऊर्जा से बढ़ता है। और हमारे एक मित्र हैं पुष्प कुमार जी, उन्होंने, जब मैं बंबई में रिजर्व बैंक में, तो उन्होंने एक वाक्य मुझे कहा, सुनाया था, मेक योर प्रेजेंस और एब्सेंस फेल्ट। अगर आप वाह, कहीं हैं बहुत ही खूबसूरत बात, तो वाकई। अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए, और आप नहीं हैं तो आपकी गैर मौजूदगी दर्ज की जानी चाहिए। मैं पूरी जिंदगी क्या इस बात। वाक्य को लेकर चलता रहा, और सफल हुआ नहीं हुआ अलग मामला है, लेकिन मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है कि मैंने ये काम नहीं किया। और हर जगह हर काम में मैं क्रिएटिव तरीके से करता रहा। बैंक में भी साहित्य हाँ, लेकर गया, काम करता रहा। क्या बात है। बाद में किसी महिला ने पीएचडी भी की कि बैंकों में लेखक, जो 6 लेखक शामिल किए गए तो उनमें मैं भी था। तो हाँ, बी डिफरेंट, हमेशा अलग रहिए, अलग काम कीजिए, और आखिरी कोशिश के बाद और कोशिश कभी आपको हारने नहीं देगी। ये वाकई कभी आपको हारने नहीं देगा। क्या बात है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस किस बात को कोट फिर से करूं। मेरे जो साथी लोग जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है जितना भी बर्तन वो लेकर बैठे होंगे अपने दिमाग का और भरने के लिए, वो बिल्कुल छोटा पड़ने वाला है। तो आप बर्तन साइड में रखकर आंचल फैला लीजिए। और लहरों की इतनी बांसुरी कहानी संग्रह अपना में बेजोड़ है। कितनी अच्छी अच्छी बातें जो सर कर रहे हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स ये है कि ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, हम आप साक्षी हैं इसके। सर ने कहा अहित में भी हित है, तो बहुत से किस्से हैं उनके, जैसा कि उन्होंने अभी बताया, जहां पनिशमेंट के तौर पर ट्रांसफर मिले, उन्होंने उसे अपनी फेवर में कर लिया। सर ने कहा बी डिफरेंट। इसका इससे बड़ा एग्जाम्पल जो सर ने नॉट इक्वल टू लव, पहला फेसबुक चैट उपन्यास, पहला चैट उपन्यास, जिसने बहुत रिकॉर्ड्स तोड़े और सामिना में भी उसका शुमार हुआ बेस्ट सेलर के रूप में। तो ये आपके सामने आज वो शख्स है जो कहता नहीं है, करता है। हाँ, आज कह रहे हैं क्योंकि आज हम उनके सामने बैठे हैं झोली फैलाकर कि आप हमें बताएं कि हम अरे अपने नहीं, जिंदगी में आगे झोली बढ़ कुछ सकें। नहीं है। सर, सर अगर हम देखिए, हम झोली नहीं फैलाएंगे तो फिर सब ऐसे ही आएगा और नीचे गिर जाएगा। उसे इकट्ठा करने के लिए, अगर हम उसे इकट्ठा करने का कुछ बंदोबस्त नहीं करेंगे, तो वो आएगा और नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए मैं तो यही मानती हूँ, और मुझे लगता है यकीनन हमारे दर्शक भी मानेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं हम। तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सनी की, आखिरी कोशिश के बाद एक और कोशिश, बहुत बहुत खूबसूरत। तो एक सिलसिला है लंबा ये इस तरह की बातों का। हमारे बहुत से साथी रिटायर जब हो जाते हैं तो मैनेजमेंट नहीं कर पाते। अब मैनेजमेंट किस चीज की? सिर्फ वक्त की नहीं, बहुत सी चीजों की मैनेजमेंट है, जिन्हें हमारे सूरज सर ने बखूबी किया है। तो मैं चाहूंगी कि आप जरूर दूसरी पारी की शुरुआत के बारे में बात करें, जिससे हमारे बहुत से साथी जो अभी सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे और सुनते रहेंगे इस कार्यक्रम को, वो लाभान्वित हो। बहुत जरूरी है। बाकी मैनेजमेंट नहीं कहूंगा, मैं 2 मैनेजमेंट की बात करूंगा, रिस्पेक्ट मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट। क्या बात। हम जब रिटायर होते हैं तो हमें बहुत सारा समय उपहार में मिलता है। हम तैयार होके कहीं जाने वाले नहीं होते, मीटिंग नहीं होती, रिपोर्ट नहीं होती, डांट फटकार नहीं होती, और किसी को किसी काम लेना नहीं होता, टारगेट नहीं होते हैं। उस समय का कैसे इस्तेमाल करें, बहुत बड़ी समस्या सबके साथ, मेरे साथ भी आई कि 1 साल तक समझ नहीं आती इस समय का करें क्या। एक तो ये है। दूसरा होता है रिस्पेक्ट मैनेजमेंट। आपने देखा हो कि बहुत सारे लोग रिटायर होने के बाद भी बैग उठा के कहीं नौकरी करने चले जाते हैं। एक ये प्रश्न है सर इसका जी। बात का जवाब जी, देता हूँ बाद मैं। में लेते हैं। जी मैं बिल्कुल। बाद में लेता हूँ। तो
रिस्पेक्ट मैंने जो हमें पहले मिल रही थी वो मिलनी बंद हो जाती है, घर पर भी और नौकरी की जगह पर भी। घर पर भी अगर आपको पहले नाश्ता मिलता तो अब बाद में मिलेगा, क्यों? आपको कहीं जाना नहीं है, तो उसके लिए तैयार होना चाहिए। आप उस पद के नाम पर वो रिस्पेक्ट हासिल नहीं कर सकते, ना बाहर ना घर पर, कहीं पर भी। बड़े बड़े अफसर रिटायर होते हैं लेकिन वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए दूसरी नौकरी का इंतजाम करते हैं और बीफ के लेके सुबह सुबह भागना शुरू कर देते हैं। क्यों? वो टाइम वाला मामला नहीं, रिस्पेक्ट वाला मामला है। तो इसके लिए तैयार होना चाहिए कि एक स्टेज आएगी आपके पास कि आपको ये सब स्वीकार करना पड़ेगा और अपने लिए समय निकालना बहुत बड़ी बात होती है। अपने लिए लोग समय नहीं निकालते, खुद को प्यार नहीं करते, वो सीखना पड़ता है। अब मैं जिंदगी भर अनुवाद करता रहा, अब भी बहुत सारे अनुवाद के प्रोजेक्ट मिलते हैं, मैं नहीं करता। क्यों? अरे कमा लिया जितना कमाना था, दूसरों को करना तो ना, सब काम मैंने थोड़ी करने हैं। एक रोचक किस्सा बताता हूँ, टाइम से जुड़ा हुआ, कि जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे लगा कि क्या करूं मैंने कहा चलो घर के कपड़े प्रेस करते हैं। तो पहले दिन मैंने 20 कपड़े प्रेस किए, थक भी गया 20 कपड़े। अगली बार मैंने 14 कपड़े कर पाया, तीसरी बार 11 कपड़े। मैंने कहा भाड़ में जाओ यार, ये क्या है, ये धोबी का काम है, मेरा काम थोड़ी है। उसकी रोजी रोटी मैं क्यों छीन रहा हूँ? मैं वो काम करेगा, है ना, उसकी रोजी रोटी है, वो उसका घर चलाना है ना। मैं 100-200 रुपए बचा के क्या कर लूंगा? मेरा काम नहीं है। तो जो काम मेरा नहीं है मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये टाइम मैनेजमेंट, रिस्पेक्ट मैनेजमेंट सबसे ज्यादा परेशान करते हैं रिटायरमेंट के बाद। और जिन्होंने कुछ नहीं किया होता, जिनके पास लेखन नहीं होता या कोई शौक नहीं होता, अभिव्यक्ति नहीं होती, उनको ज्यादा परेशानी होती है, उनको समझ नहीं आता क्या करें। हम लिखने पढ़ने वाले लोग सेमिनार में जरा बात करते हैं जी वही तो ये जिया पूछ रही है कि क्या आपको लगता है अगर आप सही तो आप कभी कमजोर नहीं हो सकते? चाहे जितने भी नहीं, कमजोर होते हैं लोग, मैं भी कमजोर होता हूँ। जब सारी चीजें आपके खिलाफ हो जाएं, आप कुछ ना कर सकें, तो कमजोर तो होते हैं, इंसान है ना हम। बिल्कुल होते हैं सर। पत्थर दिल नहीं है ना, तो कमजोर तो होंगे। और लेकिन हिम्मत जुटानी पड़ती है, थोड़ी थोड़ी देर रुक कर फिर नई सिरे से कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, काम बन जाते हैं। कमजोर तो पड़ते जहाँ हैं, कमजोर पड़ते हैं, अकेले भी पड़ते हैं, लेवल अलग कमजोर हो भी सकता पड़ते है, लेवल अलग हो सकता है, कोई कम कमजोरी में टूटता है, कोई ज्यादा कमजोरी। इतनी देर में हम उबर कर सामने दोबारा हिम्मत जुटा के आए हैं। अब जैसे कोई काम नहीं हो रहा मुझसे, मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ 1-8 घंटे का, तो नए सिरे से फिर बाद में करूंगा ना। अब कोई काम मुझे नहीं हो रहा है तो ब्रेक ले लेना चाहिए, थोड़ी देर दूसरा काम करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, मस्ती करनी चाहिए, गाने सुनने चाहिए, नाचना आने तो नाच लेना चाहिए। उसके बाद फिर से नए सिरे से ताकत जुटा कर सकते हैं। प्रभात समीर जी जुड़े हैं और मेरे बड़ा बहुत प्यारा अच्छे इन्होंने मित्र कमेंट हैं। लहरों की बांसुरी रोज रोज नहीं लिखा जाता, अवश्य बात की दूसरी पारी की सीखने को मिलेगा। समय प्राय हाथों से झुंझुने से बजने लगता है। झुंझुना बजना अच्छा लगता है भाई, झुंझुने से बजेगा तो संगीत पैदा होगा, और संगीत तो जिंदगी को बेहतर बनाता है। मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, मैं उनसे प्रेरणा स्वागत है लेता हूँ, आपका। मुझसे प्रेरणा लेती हैं। क्या बात है सर, ये तो आपकी मॉडेस्टी है। और आप देखिए कि सर से तो हम ये भी सीखते हैं कि समय के साथ कैसे चलना है। आप टेक्नोलॉजी की बात करें, नई नई चीजों की बात करें, तो सर की फेसबुक से आपको सीखने को मिलेगा। तो बहुत सी सर ने बोलकर टाइप करना, और जैसा कि उपन्यास की बात करें, नॉट इक्वल टू लव, तो आप सर समय के साथ चलते हैं। यहाँ पे भी आप कुछ, आप अपने अपनी पारी के लोगों को संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर कई बारी बड़े हमसे पीछे हट जाते हैं कि भाई क्या स्ट्रीम यार्ड और ये क्या हमसे नहीं होता। तो ऐसे में आप हर टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, समय के साथ चलना चाहते हैं। 2 चीजें हैं कि हम समय के साथ बूढ़े नहीं हो, पहली तो ये बात है कि अब अपने उम्र हो गई तो अपने आप को बूढ़ा महसूस करें, नो। दूसरी बात यह है कि क्यूरोसिटी होनी चाहिए लेखक में, जानने की, कुछ भी। हमारे संजीव जी बहुत बड़े लेखक हैं, वो बहुत ज्यादा शोध करके लिखते हैं, बहुत जो भी लिखते हैं
बहुत ज़्यादा शोध करते हैं। मैं भी काम करता हूँ, शोध करता हूँ और दूसरी बात अपडेट रखता हूँ अपने आप को। अब लोग मुझसे बोल के टाइप करना सीखना चाहते हैं, मैं सिखा देता हूँ 2 मिनट में, आधा कप लेमन टी पी के सिखा देता हूँ मैं। मिलती नहीं है कई बार, लेकिन अपडेट रखना पड़ता है आपको, वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है। अगर चलना मैं पड़ता है। अपनी उम्र की कहानियां लिखूंगा तो मेरा आज का पाठक नहीं पढ़ेगा ना, उसे क्यों पढ़ेगा वो? जी अगर बिल्कुल मैं रोने बिल्कुल। धोने की कहानी लिखूंगा रो नहीं पढ़ेंगे मुझे। मैं नॉट इक्वल टू लव जैसे उपन्यास लिखा है और कहानियां लिखी, लहरों की बांसुरी जैसी कहानी लिखी है, तो यही मानकर कि मेरा पाठक हर वर्ग का है, उसे क्या देना है मुझे क्या तय बात करना, न कि मैं क्या देना चाहता हूँ, उसे क्या चाहिए, ये भी तो देखे ना। तो अपडेटिंग तो बहुत जरूरी है लेखन के लिए और जीवन के लिए भी। ज्यादा सुख मिलता है। जी। सर ने मुझे भी रिंकी बोलकर जी लिखना बता सिखाया। रहे बहुत से लोगों को सिखाया है। सर अब कम मैं से कम एक 1,000 प्रश्न बोलिए। एक कम से कम जी आप बोलें, कम से कम कितने नहीं सर, नहीं, कितने लोगों को? 1,000, 1,000। क्या बात है, क्या बात। तो मैंने एक प्रश्न आज अपनी पोस्ट में लिखा था और मैं वो जानना चाहूंगी कि एक तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि आप 1969 के बाद आप रोए नहीं कभी, ऊंची आवाज में तो बिल्कुल नहीं। और नहीं रोए नहीं, रोए नहीं। रोए ही नहीं, अच्छा वाह क्या बात है। और ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि आसान नहीं है, मैं ये कहूंगी, अगर बहुत मुश्किल चीज है। लेकिन वो क्या था फिर जो अंत में जब आप रोए थे लास्ट टाइम, किस बात ने आपको अ, रुलाया? हमारे पिताजी का एक तरीका था किसी को मनाने या किसी को लाइन दिलाने का कि ढीला छोड़ दो। जी। वो पिताजी ने मुझसे किसी बात पे बात करनी बंद कर दी। मैं 11वीं में ही था या फेल हो गया था कुछ था, तो वो मुझसे नाराज हो गए, 2 दिन बात नहीं की। तो मेरे लिए सहन नहीं हुआ, ढीला छोड़ दिया ना उन्होंने, बात ही नहीं करे, बात ही नहीं करते थे। तो मुझसे सहन नहीं हुआ, तो उनके पैरों में गिर के जी भर के रोया मैं। उन्होंने कहा ठीक है, गए, कोई बात नहीं, आगे से ख्याल रखना। तो मैं आज तक ख्याल रखे हुए हूँ, रोया ही नहीं उसके बाद, क्या रोना आया ही नहीं। तो क्या उदास होता हूँ, परेशान होता हूँ, आंखें नम होती हैं कई बार अच्छी चीज पढ़कर, या किसी की मृत्यु हो जाने पर, या ऐसी दुर्घटना होने पर जो मैं कुछ कर नहीं पाया। जी। उदास तो होता हूँ, लेकिन रोना चाहता हूँ तो रोना होता आता नहीं है मुझे, पता नहीं अच्छी बात है बुरी बात है, लेकिन नहीं हुआ। कितने 52 साल हो गए इस बात को। क्या कोई बात बात है, अच्छी बुरी नहीं। बात की तो शायद बात नहीं है सर, एक डिटर्मिनेशन की बात है, लेकिन जो सीखने वाली है बिल्कुल, बहुत ही बहुत ज्यादा विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है सर। और डिटर्मिनेशन इसका तो हम बहुत मैं उदाहरण हार देख नहीं चुके हैं। मान हार नहीं मान हार नहीं मान कहा ना, ये आखिरी कोशिश के बाद जी। एक और कोई, ये एक और किसी कोशिश। फिल्म का डायलॉग, किसी फिल्म का डायलॉग था, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में अपना लिया कि नहीं, हार नहीं क्या माननी बात। है। सर थोड़ी महेश देर बाद अरोड़ा जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे बड़े भाई हैं, जी। मैं नमस्कार वही कहने करता हूँ लगी मैं, थी कि जी, उनसे बहुत सीखा सादर मैंने। नमन सर, आपके बड़े भाई जुड़े हैं। और मोनिका राठी जी जुड़ी हैं, आपको जन्मदिन की बधाई ये दे रही डॉक्टर हैं, डॉक्टर मित्र हैं हमारी। हैं। और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ कुछ कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं और मैं आगे बढ़ती बोल हूँ के लिखने का भाव कि लुप्त हो जाती है आपके, नहीं यही क्रेडिटेबल है। अरे बहुत सारी चीजें हैं क्या जो बात है। छूटती जा रही हैं, लेकिन हम लगे रहें तो वो चीजें मिल जाती हैं। लगे रहते हैं। सर एक ऐसा सवाल है जो आपके पाठक भी आपसे अक्सर पूछते हैं और आज दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे कि आप अपनी कहानियों के लिए पात्र कहाँ से लाते हैं, उनमें प्राण कैसे फूंकते हैं? और इसी के साथ ही जोड़ दूं या आप अलग से बताएंगे कि पुरुष होते जोड़ हुए भी महिला दीजिए। मनोविज्ञान के बारे में आप कैसे इतना सटीक लिख लेते हैं? पहला कि पात्र कहीं ढूंढ के नहीं लाए जा सकते, बांस देखकर ही बांसुरी बनती है। क्या बात है। किस किस बांस से बांसुरी बनेगी, बांस देखने के बाद ही तय होता है ना। भाई साहब ने स्वीकार किया। और दूसरा कि सब कहानियां नहीं लिखी, जैसे मैंने पहले कहा था, सब कुछ लिखा नहीं जाता है।
पर काया प्रवेश होना चाहिए, लेखक को आना चाहिए, पात्रों के भीतर उतरना पड़ता है, पात्र अपने भीतर उतारने पड़ते हैं। जब तक वो आपको पूरी तरह डिस्टर्ब न करने लगे, नहीं लिखना चाहिए। जब तक आप इस कला में माहिर नहीं होंगे, मेरी अपना तरीका है और कोई और तरीका होगा, कि जब तक आप पर काया प्रवेश नहीं करते, पात्र के साथ एकाकार नहीं होते, उस तकलीफ को नहीं समझते, एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि पाठक को भी वही तकलीफ महसूस कराना जो आपके पात्र ने महसूस किया है, उसे वहां तक ले जाना। जब तभी पात्र कहते हैं ना, अरे, तभी पाठक कहते हैं, अरे, ये कहानी का हिस्सा तो मेरा है, ये कहानी मेरी जिंदगी से कैसे उठाई है ना। तो अब प्रकाश प्रवेश करना पड़ता है, और जब तक पात्र के साथ में एकाकार नहीं होता, मैं नहीं लिखता। कई कहानियों ने मुझे 10-10 साल लिए हैं। उर्फ चंद्रकला 15 साल में लिखी, देश बिरान उपन्यास 16 साल लिए, मर्द नहीं रोती कहानी 12 साल लिए, जो मेरी ताजा कहानी 2018 में लिखी, ये हत्या का मामला, उसने 6 साल लिए, 7 साल लिए। और तीसरा जो महिला मनोविज्ञान वाली बात है, शायद मैंने महिलाओं की तकलीफ को समझा है, बचपन में भी, नौकरी में भी, बम्बई की भागदौड़ में भी, खाने की मेज पर जो उनकी तकलीफों को देखा समझा है। खासकर वर्किंग वीमेन की तकलीफ को मैं समझता हूँ, उनको दोनों घर संभालने, दोनों मोर्चे संभालने पड़ते हैं। उनका दिन 48 घंटे का 24 घंटे में सपेटना पड़ता है। पहले घर बार संभालना पड़ता है, नौकरी, फिर वापस आके घर। बम्बई की महिलाएं लोकल ट्रेन में सब्जी काटती हैं, आपको पता है, घर में जाके समय नहीं, और बच्चों के होमवर्क टेलीफोन से कराती हैं, घर ऑफिस से कराती हैं, समय नहीं। क्या बात। तो ये संघर्ष मैंने नजदीक से देखे हैं, और मैं पुरुष होते हुए भी उस मनोविज्ञान को कैसे समझ पाए, तो मेरे पाठक ही बता पाएंगे कितना जस्टिफाई कर पाता हूं मैं। लेकिन हाँ, कोशिश रहती है कि उनकी तकलीफ को, उनके दर्द को, उनके मनोभावों को ईमानदारी से सामने रख सकूं। मेरे पात्र नकली नहीं है, हवा में से नहीं आए, वो जीवन से आए हैं। क्या कहा जाता है ना, ये इस फिल्म का किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है, लेना देना। ये बात जीवन से आए हैं। प्रभा जी कह रही है, वास्तव में सीखने को मिलता है, जिंदादिल व्यक्ति हैं, दोस्ती नन्ही दोस्त पे प्रेरित। अरे वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रभा जी। बाकी तभी आपकी कहानियां इतनी जीवंत होती हैं, और अधिकांश आपकी कहानियों में नायक और नायिका नहीं मिलते, ऐसा क्यों? मेरी किसी भी कहानी में, उपन्यास में नायक नायिका नहीं मिलते, मैं उस पर पाठक पे छोड़ता हूँ। अगर मैं मिलवाऊं तो मेरी नायिका बूढ़ी हो जाएगी ना वक्त के साथ साथ। अगर पाठक मिलेगा तो अपनी कल्पना की नायिका से मिलेगा ना, वो तस्वुर में अपने सोचेगा कि अरे, कहानी आगे बढ़ाए। मैं मानता हूँ कि कहानी वहां खत्म करता हूँ जहां से उसे आगे पाठक बढ़ा सके, आगे बढ़ा सके। रीडर्स पार्टिसिपेशन, पाठक सहभागिता। तो मेरी कहानी ऐसे बिंदु पे खत्म होती है कि वो उसे बढ़ाया जा सके, पाठक आगे बढ़ाए। अगर 200 पाठक पढ़ते हैं तो उसके 200 अंत हो सके, तो मैं नायिका मिलवा के उसकी कल्पना शक्ति को खत्म क्यों करूं? अरे, आपने मिलवाया नहीं। गंगाराम शर्मा जी महत्वपूर्ण कार्य बता रहे हैं, धन्यवाद जी। तो ये सारी चीजें अगर आप पाठक को साथ लेके चलते हैं तो पाठक का विश्वास बना रहता है आप में, लेखन में, तो आपको दूर तक ले जाता है। तो इसलिए मैं नायक नायिका को नहीं मिलवाता, मिलवाओ अपने प्रेमिका के रूप में। मैं सही सारी कहानी परिवार के लिए हैं, दिखा, खाली उस चंद्रकला को छोड़कर वो परिवार के लिए नहीं है। क्या बात है। मेरे बड़े भाई मुझे बहुत पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, कभी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन पढ़ते जरूर है। नहीं सर, आज आपकी ये शिकायत दूर हो गई होगी कि वो रिएक्ट नहीं करते। आज तो हमारे साथ जुड़े हैं, और शाम को पूछूंगा मैं। बहुत शुक्रिया महेश सर आपका कि आज ख्वाबगाह भी बड़ी है। ख्वाबगाह उपन्यास पढ़ा उन्होंने, हालांकि रिएक्ट नहीं किया उस पर।
सर, अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर जाने वाली हूँ। वो ये है कि आभासी दुनिया की बात करना चाहती हूँ, फेसबुक दुनिया की बात करना चाहती हूँ। शायद जब शुरू हुई थी ये दुनिया तो ज्यादा आभासी थी, मगर अब ये उतनी आभासी नहीं रह गई है। पहली बात तो ये कि फेसबुक के आने से कागज, एक तरीके से शब्दों का, कागज का दुश्मन कह सकते हैं कि कागजों का चलन कम हुआ। पेड़ कटने बंद हो गए। तो मैं उस वे में ये बोल रही थी कि एक तरीके से ये कागजी कविता की दुश्मन है कि कागज पर कविता को पहुंचने नहीं देती। बहुत से हमारे लेखक ऐसे हैं जिनकी कविताएं फेसबुक पर ही सहेजी हुई हैं, वो कागजों तक पहुंची नहीं। तो और आपने क्या किया, आपने इसी फेसबुक की दुनिया को कागज पर उकेर दिया। फिर वही बात की, आपने अहित में भी हित ढूंढ लिया कि जो फेसबुक की दुनिया कागज की दुश्मन बनी, आपने उसी को कागज पर उकेरा। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आभासी दिखने वाले रिश्ते कितने आत्मीय हो सकते हैं, कि अब नो मोर आभासी, मैं कहूंगी इसे। तो इसके नहीं, बारे में बात ये करें। आपका नजरिया अगर पॉजिटिव है तो आप देखिए कि आभासी दुनिया में असली लोग हैं। मंच जी, आभासी है, मंच वही मैं कहना आभासी चाह है, रही हूँ सर। जी, मंच मैं भी यही आभासी कहना है, चाह रही लेकिन आप और मैं तो असली हैं ना, जीते हूँ। जागते जी, इंसान बिल्कुल हैं। बिल्कुल। आपकी बिल्कुल। तकलीफें मेरी तकलीफें तो एक जैसी हैं। हाँ, जी। यहाँ पर एक बात काम करती है कि कहीं ना कहीं लोग अपनी पसंद के लोग ढूंढ सकते हैं, पहले जो संभव नहीं था, जी। यहाँ मिलते हैं। और आभासी दुनिया में लोग कहते 5,000 दोस्त हो गए। 5,000 दोस्तों से संवाद करना संभव नहीं है, किसी के लिए भी संभव जी। नहीं है। अगर मैं किसी को अनफ्रेंड करूं तो कोई मुझे भी अनफ्रेंड कर रहा है। दूसरी जी। बात कि सब अपने कंधा तलाश रहे हैं कि कहाँ कहाँ थोड़ी देर के लिए अपनी बात कह सकें। जो अपने क्या सगों से भी लोग बात नहीं कर पाते, फेसबुक के मित्रों से करते हैं। और मैंने इसे हमेशा पॉजिटिव माना है। मुझे परिवार के तरह लोग मिले हैं। कुछ मुझे पिता की जैसे रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ बड़े भाई जैसे रिस्पेक्ट करते हैं। एक महिला ने तो मुझे ससुर जी भी बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फेसबुक ने मुझे 6 लंबी कहानियां और 2 उपन्यास दिए हैं। जी। और मेरे श्रेष्ठ लेखन फेसबुक से आया है, और मुझे एक ऐसा मंच दिया है जहां मैं अपनी बात कह सकता हूँ। टीआरपी ठीक है, भ्रमित करती है कि आप ढूंढते कितने लोगों ने देख लिया। अगर आप उसके चक्कर में न पड़े, अपनी बात कहें, तो संवाद का बहुत बढ़िया माध्यम है। सुनने का, कहने का, अकेलापन काटने का, ये भी है ना। और संबंध चलते हैं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे मित्रों से मिलता हूँ, आपके घर भी आके आपसे मिला, है ना। जी, बिल्कुल आभासी बिल्कुल, नहीं आप मेरे घर आए। तो आभासी नहीं। वो आभासी मंच है, लोग आभासी नहीं है। जी। समय लेता है तो समय तो बाकी चीजें भी लेती हैं, तो उसमें ये तो हमें देखना पड़ता है ना कितना समय देना है। अब ये है कि बदमाशियां कहाँ नहीं होती, जीवन में भी होती हैं। धोखे कहाँ नहीं होते, जीवन में भी होते हैं, वहां पर भी हैं। तो सावधान तो रहना पड़ता है। लोग पहले ज्यादा बदमाशियां करते थे, अब कम हो गए हैं। लोगों को पता चल गया है कि बदमाशियां नहीं चलेगी। कोई फोन बना, मैं फोन नहीं उठा सकता। जी। हाँ, नहीं उन्हें उठाऊंगा। उन्हें ये बिल्कुल पता होना चाहिए आपकी वॉल के माध्यम से कि इस समय आप यहाँ हैं और यहाँ आपसे रूबरू बात की जा सकती है। तो यहाँ मैं हाँ, उनकी ही कमी कहूंगी कि भाई आपने अच्छे से सर्वे नहीं किया कि सूरज जी इस समय कहाँ मिलेंगे। तो आपके भाई अभी साहब पूछ लो, कह रहे हैं अभी पूछ लो, कि भाई साहब से अभी वो पूछ लो। नहीं, मैं कह रहे हैं कि अभी अभी पूछ लो। आप बताइए कि ख्वाबगह कैसा लगा, तो पूछो तो। तभी आपके पात्र इतने कंधा तलाश रहे। बहुत अच्छी बात कही है। दरअसल नहीं, मैंने कंधा मैंने उस कमेंट को हटा दिया। मैं ला दे। जी। कंधा तलाश करने वाली बात इसलिए है कि मन माफिक दोस्त मिले। जी, ये आप कमेंट दोबारा पढ़ सकते हैं, मैंने तब तक हटा दिया था जब तभी तक आप आपके पढ़ रहे थे। बात इतने वास्तविक महसूस होते हैं। तो जीवन से आए हैं तो वास्तविक तो है ही सही ना। पॉजिटिव अप्रोच लेके चलेंगे। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जी। लेखक को कभी भी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बेशक उसके पात्र जी। नेगेटिव हों, लेकिन सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। दो बातें, क्या बात। पात्र बेशक नेगेटिव हों, सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। तभी आप
संदेश देना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वास्तविक पात्र तभी आएंगे ना। जी, क्या बात है सर। और अब हम बस, हालांकि प्रश्न असीमित हैं, सीखने को बहुत कुछ है। मैं कुछ भी बोलूंगी, जिसे कहते हैं कि आप कहीं से भी पारस को छू लीजिए तो आप सोना हो जाएंगे। तो मैं कुछ भी बात करूंगी उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलने वाला है, लेकिन समय की सीमा है। और मैं हालांकि काफी प्रश्न हम पूछ चुके हैं और सूरज जी का आज बहुत ही खास दिन है, इनके मित्र भी इंतजार कर रहे होंगे। तो एक मैं छोटा सा सरप्राइज आपके लिए लेकर आई हूँ, और आपको जन्मदिन की बधाई देने के लिए, जो उम्र भर देखा किए, जिससे हमने आपके बारे में इतना जाना, तो वो हमारे साथ हैं अरे विजय वाह, जी। अरे वाह, तो आओ मैं चाहूंगी विजय। कि मैं चाहूंगी कि आप कुछ अरे कहें। अरे वाह, सरप्राइज है ये तो नमस्कार, वाकई। बहुत बहुत बधाई भैया को। लेखक होना और एक अधिकारी होना, भैया ने लेखक होना ज्यादा मुनासिब समझा। कई चीजें ठुकराई जीवन में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो। जी बिल्कुल। और बहुत कुछ कई पाया भी ना चीजों को लेखन से। बलिदान किया है, तो मैं कहूँगा कि वो चाहते थे। कई अधिकारियों से इस मामले में कई बार के वाद विवाद भी रहे, उनके असहमति भी रही, लेकिन उन्होंने इस चीज की परवाह नहीं की बिल्कुल भी। उन्होंने कहा कि अधिकारी तो कभी भी रिटायर होगा, लेकिन लेखक रिटायर नहीं होगा कभी भी, और वो क्या आज बात तक है, है। क्या बात विजय देर से आए, पहले सुन नहीं पाए हैं? है। इस बात पे बहस होती। आपको सुन ही रहा था मैं। अरे वाह, अरे वाह। जी, वो जुड़े हुए अभी थे हमारे साथ, लेकिन शायद वो कहीं बाहर थे। हाँ जी, मैं दिल्ली आया हुआ हूँ, तो मैं पार्क में बैठा हूँ और वो लग रहा है हमारा पीछे पेड़ नजर आ रहा है, पीछे पेड़ नजर आ रहा है। वन में बैठा हूँ आज, दिल्ली के सुंदर नगर के। हैं? अरे वाह, अरे वाह। मेरे बहुत लिए से तो बहुत वाकई सरप्राइज है ये मेरे लिए। हाँ जी, सर, ये एक मेरी और मैं छोटे से सरप्राइज की आपके लिए तैयारी कर रही हूँ, इसीलिए शायद आपको दिख रहा होगा कि मैं थोड़ा सा साइड में भटक रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं, तो एक छोटा सा सूरज जी केक काटें, और अरे आपके भाई साहब भी वाह, हमारे साथ मौजूद हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो मेरे अंजलि साथ ने आप इस चीज जरूर को सर को। रखा है आज। अंजलि ने इस चीज को तो सर गोपनीय आप रखा है। ऑनलाइन केक कट रहा है। ऑनलाइन केक चाकू, कट रहा है। चाकू मुझे लाना है, क्या करना है? सर, वो आप बता दीजिए, वहां फूक से मार ही के। ब्लो, मैं एक मिनट इसकी स्पेसिंग ठीक कर दूं थोड़ा सा। फूक मारने आप से ब्लो बत्ती कीजिए। हो जाएगी। जी, आप ब्लो फूक कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत तो बहुत बढ़िया। ये एक वाकई मैं दो जलने सरप्राइज देती बहुत हूँ, अच्छे हैं। और ये मैं काटने वाली हूँ, और बहुत से सारे लोग उपन्यास जुड़े हुए अच्छे हैं। लगे हैं भैया बहुत से भाई लोग साहब हमारे ने। साथ जुड़े हुए हैं। अच्छी बात है, उतने मेरे ही हिस्से मुझे खाने के लिए मिल जाएंगे। मेरे बड़े भाई और मेरे छोटे भाई दोनों इस समय मौजूद हैं यहाँ पर। वाह। बहुत क्या बहुत बात बधाई। है। शायद और शायद फर्स्ट मेरा बड़ा शायद मेरा बड़ा बेटा बहू भी सुन रहे होंगे। उन्होंने अरे वाह। अभी बताया तो नहीं है, लेकिन सुन रहे होंगे। कहा तो तो था ये उन्होंने। आप अरे सबकी वाह, तरफ से बहुत यहाँ सबकी तरफ से मैं खाने वाली हूँ आज। आज मैं बहुत बहुत बिल्कुल नहीं बॉदर करने वाली हूँ अपने डायबिटिक इंडेक्स का। तो ये मैं केक जरूर खाने वाली आप हूँ। खाइए। और मैं बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहती हूँ। प्रश्न तो बहुत से रह भी गए होंगे, तो लेकिन जो सब लोग जुड़े हुए हैं, कुछ नए लोग जुड़े हैं, मैं उनको ऑनलाइन थोड़ा ले आऊं ताकि आकांक्षा उनकी ऑनलाइन शुभकामनाएं पार्टी, वाह। सर तक ये पहुंच जाएं। आकांक्षा मेरी पुत्र जी है मेरी। अरे वाह। तो जो मुझे सरोजनी नाम नजर आ कौशिक रहे हैं सर, मैं ठीक। फटाफट से कोशिश करती हूँ उनको ऊपर लेकर आने की। सरोजनी कलकत्ता से कौशिक जी जुड़ी प्रियंका हैं, प्रियंका जैन जी हैं, और पल्लवी बढ़िया। चोपड़ा जी ये मेरी जुड़ी बहू हुई है। हैं। अरे वाह, क्या देश का कोई बात है। कोना नहीं है जहाँ सूरज जी के दोस्त ना हो। तो पल्लवी जी, अभी हाल ही में शादी हुई है, बहुत बहुत मुबारक आपको। और बहुत अच्छा लगा आप जुड़ी, और
प्रभा जी जुड़ी हुई हैं, प्रभा रायकवाड़ जी। सब बाकी आपके नन्ही और कमेंट के माध्यम से मैं आपके भाई महेश सर को भी ले लेती हूँ स्क्रीन पर, और ताकि वो कमेंट के माध्यम से हमारे साथ स्क्रीन शेयर करें। ये महेश अरोड़ा सर हमारे साथ स्क्रीन पर हैं। हाँ, वो और आ जाए ना, बात चेहरा दिखा देना अपना। हाँ हाँ, पापा जी आ जाओ। तो बस सर, फिर मैं अब बिल्कुल जी नहीं चाह रहा कि मैं आपसे विदा लूं, लेकिन मुझे पता है आपके हाँ, बहुत से दोस्त लोगों के आने का समय हो रहा है, आपके लगातार फोन बज रहे हैं। डेढ़ घंटे से बात एक करें जरूर मैं बात करना चाहूंगी कि जी सर। प्रेम अंजलि जी एक बात कहनी थी। सूरज जी बहुत परम मित्र प्रेम जन्मे जी से बात हुई थी, उनका ये हुक्म है और उनकी एक प्रार्थना भी है कि उम्र भर देखा गया का पार्ट 2 बनाया जाए और उसमें और बहुत सारी किस्से खुले। क्या बात है, क्या बात इस है। जीवनी की भूमिका उन्होंने लिखी है और लिखा कि इस किताब को सिप एक एक सिप करके पिया जाना चाहिए। जी, तो बिल्कुल, आज बिल्कुल। शुभ दिन है, अकेले मुझे पार्टी करनी पड़ेगी। एक एक सिप पीऊंगा मैं। उनका बहुत प्यार मिलता है मुझे सभी मित्रों का, लेखक का बहुत प्यार मिलता रहा है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक बहुत बड़ी बिरादरी का सदस्य हूँ। एक बहुत बड़ा लेखकीय परिवार है मेरा, पाठकों का परिवार बहुत बड़ा, लेखकों का परिवार है, जिनका प्यार, जिनका स्नेह मुझे मिलता रहा और मुझे प्रेरित करते रहे कि स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद मैं काम करता रहूं, लगा रहूं और कुछ लिखता रहूं। मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है इससे। और आप जैसे मित्र जो मुझे सबसे मिलवाते हैं, अच्छा लगता है। और ये मेरी पूंजी है, मेरे मित्र, मेरे पाठक मेरी पूंजी हैं और इससे बहुत प्रेरणा मिलती है। पल्लवी जी ने बहुत खूबसूरत मैसेज आपके लिए दिया हुआ है, तो मैं बात करना चाहूंगी कि बहुत जल्दी हम मिलेंगे किताबों की बात में लेखकों की दुनिया के साथ, क्योंकि ये पुस्तक वाकई ऐसी है जिस पर अलग से चर्चा होनी ही चाहिए। और आज विजय सर हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी खूबसूरत पुस्तक दी और सर की बहुत सारी पोलें भी इसमें खोली और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। शुक्रिया। आज आपने सारी बातें सार्वजनिक कर दी। अगर दूसरे पार्ट में किताब चाहे, कृपया अगला कार्य में जल्दी आए। बिल्कुल आएंगे। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, फिर इसी के साथ विदा लेती हूँ और एक बार फिर सूरज जी को जन्मदिन की बहुत 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 बधाई देती हूँ। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, मुस्कुराता हुआ रखे, इसी तरह हंसता हुआ, जैसा कि आप अपनी हर तस्वीर में नजर आते हैं। शुक्रिया अंजलि, शुक्रिया सूरज भाई साहब, बहुत बहुत बधाई एक बार। स्वस्थ रहे। बहुत शुक्रिया सब मित्रों का जिन्होंने अपना समय निकाला। रविवार की चाय, सभी जुड़ने वाले साथियों का, बिल्कुल सभी जुड़ने वाले साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सूरज जी को एक बार पुनः जन्मदिन की बधाई देते हुए मैं विदा लेती हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत कीमती समय दिया।